अब बाद में होता क्या है कि रॉबर्ट मुगाले के खिलाफ क्या है, उस देश में विद्रोह होते हैं और रॉबर्ट मुगाले को हटा दिया जाता है। देन उसके बाद फिर क्या है, वहां पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसी बन जाती है। महात्मा गांधी 1915 में, हमारे राष्ट्रपिता जो हैं, जब वो 1915 में भारत आए अफ्रीका से लौटकर, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम कांग्रेस में शामिल हों, देश की सेवा करें और देश की समस्याओं को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अगर भारत के लोगों की समस्याओं को सुलझाना है और भारत के लोगों के बारे में के लिए कुछ करना है, तो पहले समझो कि उनकी समस्या क्या है। जब आप इसको जान जाओगे तब उसी के अनुसार काम करो। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने के अनुसार गांधी जी 1915 के बाद उन्होंने 2 सालों तक भारत की लगातार यात्रा की और भारत की यात्रा करने के बाद उनको एक चीज ये समझ में आ गई, सच में मुझे भारत के बारे में तो संपूर्ण पता ही नहीं था। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर में। तो बच्चों, आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर के साथ पढ़ाई करने वाले हैं और जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिटिकल साइंस का, या हम कहते हैं जिसको सिविक्स या जिसको हम राजनीति विज्ञान कहते हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर। और वो फर्स्ट चैप्टर जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, यानी व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, जब हम इस थोड़ा सा जो हम, क्योंकि आप लोग 8th पास करके आए हो और 9th में जब जा रहे हो, तो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। जैसे कि जब हम पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स या राजनीति विज्ञान की जो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं 9th क्लास में, तो उसमें आपको जो एनसीईआरटी में जब आप फर्स्ट पेज उसका देखोगे, जो बाहर से ही दिखेगा, वो उसमें अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें लिखा है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1। मतलब क्या है कि जब हम 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बच्चों हमें बेसिकली हमें लोकतंत्र और लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है और लोकतंत्र से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमें समझना है। मतलब यह है कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं हम इस चैप्टर में समझेंगे और आगे आगे इन अलग अलग विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। दूसरी बात हम ये भी समझेंगे बच्चों कि लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं वो कैसे काम करती हैं, वो भी हम 9th क्लास में ही पढ़ेंगे। तो मतलब जो हम 9th की, और फिर जब आप नेक्स्ट क्लास में 10th में जाओगे तो उसमें जब आप जाओगे तो उसमें जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, और दोनों में ही बस आपको सारा कुछ जो पढ़ाया जाएगा वो है सब लोकतंत्र से रिलेटेड या लोकतंत्र से संबंधित चीजों को ही पढ़ना होगा। तो बच्चों, इसी वजह से 9th क्लास की एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक लोकतंत्र के बारे में अच्छी समझ आपको बनाएगी एनसीईआरटी। दूसरा, कैसे और दुनिया में हमारे देश के लोकतंत्र में और दूसरे देशों के लोकतंत्र में क्या अंतर है हम ये भी समझेंगे। क्या आज दुनिया में सभी के सभी देश जो हैं, 200 से ज्यादा देश आज दुनिया में हैं, क्या सबके यहां लोकतंत्र है, या अगर वो लोकतंत्र की बात कर भी रहे हैं तो क्या उनके यहां वास्तविक लोकतंत्र है। ये सारी चीजें हम समझेंगे बच्चों इस एनसीईआरटी के माध्यम से, और फर्स्ट चैप्टर में ही ये समझेंगे, यानी इस चैप्टर में ही समझेंगे। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये एनसीईआरटी आपके लिए, और मैं आपको राजनीति विज्ञान में एक अच्छी समझ विकसित करने में हेल्प करूंगा। और मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी में लिखी हुई बातें ही नहीं पढ़ाऊंगा, आपको बहुत सारे ऐसे ढेर भारी एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा जो देश दुनिया में चल रहा होगा। यानी हम कुछ कुछ करंट की चीजें भी और जो पीछे हो चुकी हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि बच्चों मेरे लाल और लालियों आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए और आज की राजनीति से आप अपनी एनसीईआरटी को जोड़ सको। हमारा उद्देश्य यही है बच्चों कि आप एनसीईआरटी पढ़ो या एसएसटी को पढ़ो नहीं बच्चों, एसएसटी को सीखो, फील करो, और मैं आपको एसएसटी सिखाने ही आया हूं। तो आपको बस बच्चों करना कुछ नहीं है, क्लास को ध्यान से सुनना है, चीजों को मेरे साथ साथ नोट्स करते चलना है और कंसंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी क्लास में ऑफलाइन में जब पढ़ाता था तो मैं कहता था कि बच्चों बाल खड़े हो जाने चाहिए। मतलब बाल खड़े होने का मतलब है कि आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए, एकाग्र हो जाना चाहिए आपको। तो जो भी बच्चे सुस्त मुर्गी की तरह बैठे हुए हैं अपना बाल खड़ा कर ले, और नहीं है तो बस पंखे से बाल बांध ले, मतलब वही अपना एकदम एकाग्र हो जाए। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, आप देखो बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत अच्छे से हम समझेंगे लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जब हम इस चैप्टर की बात करेंगे तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र है क्या, फिर हम ये समझेंगे कि लोकतंत्र किस आधार पर हम लोकतंत्र कहते हैं किसी भी देश को। भाई जैसे अगर हम किसी भी चीज को कुछ कह रहे हैं तो उसमें हमने कुछ पैरामीटर बना रखे हैं, कुछ
कुछ सर्टेन पैमाना बना रखा है। ऐसे अगर हम किसी देश को लोकतांत्रिक देश कह रहे हैं या किसी देश को गैर लोकतांत्रिक देश कह रहे हैं तो उसके पीछे के तर्क क्या है, उसके पीछे के आधार क्या है। तो मतलब हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में देखेंगे और उसी के आधार पर हम कह देंगे कि जिन देशों में ये विशेषताएं मिल रही हैं वो एक लोकतांत्रिक देश है, और अगर वो उनमें ये विशेषताएं नहीं मिल रही हैं तो हम ये कहेंगे कि वो लोकतांत्रिक देश नहीं है, वो गैर लोकतांत्रिक देश है। ये समझेंगे, यानी फिर हम लोकतंत्र की विशेषता समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि लोकतंत्र क्यों जरूरी लोकतंत्र, ठीक है। और हम ये भी समझेंगे इसके साथ में कि क्या जो देश वास्तव में लोकतंत्र की घोषणा करते हैं, वो कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, क्या वो वास्तव में लोकतांत्रिक देश हैं या सिर्फ वो लोकतंत्र का दिखावा कर रहे हैं, यानी लोकतांत्रिक पद्धति का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जैसे बच्चों चाइना अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश घोषित कर रखा है, लेकिन क्या वास्तव उसमें उसके यहां लोकतंत्र है। तो मतलब एक हम ये भी समझेंगे इस चैप्टर के अंदर वास्तविक लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र में अंतर क्या है, हम ये भी समझेंगे। फिर हम बच्चों इसमें देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है कि अंदर क्यों है कि अंदर हम देखेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, क्यों लोकतंत्र के फेवर में हम चीजें पढ़ेंगे। फिर हम बच्चों इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि लोकतंत्र के खिलाफ पक्ष है ना, मतलब उसके विपक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद बच्चों मेरे लाल लालियों, देन उसके बाद हम देखेंगे लोकतंत्र का एक बृहद स्वरूप समझेंगे। क्या सिर्फ लोकतंत्र राजनीतिक एक तंत्र है या लोकतंत्र उससे भी कुछ बड़ा एक तंत्र है, उसके बारे में हम समझेंगे। बच्चों चलो हम स्टार्ट करेंगे एक पिक्चर के साथ में, आपको मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। तो अब आप लोग आराम से बैठ जाइए। देखो मैंने आपको यहां पर लिखा है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, ठीक है। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। बच्चों जब हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र क्या, तो आप इधर देखो कि यहां पर हमारे वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पिक्चर है। यहां पर जो बाइडेन है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और फिर ये क्या है, ये वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, है ना। ये तीन लोग हैं। ये क्या है बच्चों, यहां पर अगर हम देखें तो बच्चों यहां पर हमें लोकतंत्र क्या मतलब लोकतंत्र की बातें हमें स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखो तो किम जोंग उन है, नॉर्थ कोरिया के ये शासक कह लो तरीके से, परवेज मुशर्रफ हैं, ये इनके बारे में हम प्राइम मिनिस्टर ये बने, सॉरी बाद में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। फिर इसके बाद हम लीबिया गद्दाफी, ये कर्नल गद्दाफी है, लीबिया को इन्होंने कब्जे में कर लिया, अपना शासन चलाया। तो ये सारी चीजें हम अब ये देखो, ये पिक्चर हमें ये दिखा रहे कि एक तरफ तो यहां पर हमें लोकतांत्रिक चीजें दिख रही हैं, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जा रहे हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ हाल में ही 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, उस लोकसभा चुनाव में जो है एनडीए की जो सरकार है, उन्होंने जो पार्टी है उन्होंने क्या है सरकार बनाई, और हमारे द्वारा लोगों के द्वारा चुनी ही सरकार बनी। और ऐसे ही जो बाइडेन बने, ऐसे ही बच्चों जस्टिन ट्रूडो बने, ठीक है, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं बच्चों, जब हम इनकी बात करते हैं तो ये कोई लोगों के द्वारा चुनकर नहीं आए। आप देख लो कि 2011-12 से लगातार ये जो हमारे महाशय है किम जोंग उन, ये लगातार अपने देश में शासक बने हुए हैं। तो इतने लगातार सालों से ये बने हुए, तो ठीक है। यह वैसे ही परवेज मुशर्रफ की हम बात करेंगे आज, आपको एक एग्जांपल, एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे कि किस तरीके से परवेज मुशर्रफ ने जो है लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर वहां पर क्या है एक सैन्य तख्ता पलट कर खुद को उस देश का पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर लिया। ये चीज समझेंगे। तो इनके यहाँ क्या है, ये लोकतंत्र नहीं रह गया। ऐसे ही बच्चों लीबिया गद्दाफी है, इन्होंने क्या किया, वहां के शासन को कब्जा कर लिया सेना में, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरफ आपको एक सच्चा लोकतंत्र दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको ऐसा दिख रहा है कि यहां पर हम लोग लोकतंत्र, ये देश जो है लोकतंत्र की बात तो करते हैं, कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन वास्तव में इनके यहाँ लोकतंत्र जैसी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिनसे सवाल उठ जाते हैं कि क्या ये वास्तव में लोकतंत्र है। जैसे चाइना की बात करते हैं बच्चों, तो चाइना को आज हम कहते हैं, क्योंकि चाइना में आज एक ही पार्टी, सिंगल पार्टी सिस्टम एक तरीके से कह सकते हो, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये एक पार्टी है, वही पार्टी की सरकार हर साल बनती है। मतलब आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हो तो उसी पार्टी की सदस्यता आपको लेनी होगी और उसी पार्टी के आधार पर आप चुनाव लड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर हम वही लोकतंत्र की बात करते हैं, अगर सच्चे लोकतंत्र की बात करते हैं या वास्तविक लोकतंत्र की बात करते हैं मेरे लाल लालियों, तो यह हर लोकतंत्र में आपको दो या दो से अधिक पार्टियां दिखेंगी। जैसे बात करेंगे हमारे भारत में 2 से अधिक पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी जो है देश में सरकार बना सकती है। ऐसे बच्चों अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे देश दुनिया में हैं जहां 2 या 2 से अधिक पार्टियां हैं। हर पार्टी को बराबर मौका मिलता है देश में शासन व्यवस्था सरकार बनाने का। लेकिन अगर हम चाइना की बात करते हैं तो यहां सिर्फ एक ही पार्टी है, उसी पार्टी के मेंबर चुनाव लड़ सकते हैं
और अगर चुनाव लड़ना है तो आपको इसी पार्टी की सदस्यता लेनी होगी, देन आप चुनाव लड़ सकते हो। तो क्या आप इसको कह सकते हो कि एक लोकतांत्रिक देश है? मतलब लोगों को वहां के देश के लोगों को, चाइना के लोगों को जो है विकल्प ही नहीं है, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं कि वो दूसरे व्यक्ति को अपना देश का शासन दे सके या दूसरे व्यक्ति को चुन सके। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है और सिंगल पार्टी सिस्टम, तो लोगों को क्या, लोग एक ही को वोट देंगे। तो हम ये चीज समझेंगे कि क्या क्या वास्तविक लोकतंत्र किसे कहेंगे और जो लोकतंत्र की दिखावट कर रहे हैं, दिखावटा कर रहे हैं, उनमें क्या अंतर है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। बहुत सारे लोग जो है समझ नहीं पाते इस चीज को कि वास्तविक लोकतंत्र क्या है और दिखावटी लोकतंत्र क्या है। तो मेरा प्रयास रहेगा बच्चों इस चैप्टर के माध्यम से कि आपको हर एक चीज समझा दिया जाए और आपसे हर एक क्वेश्चन बने, ये मेरा प्रयास रहेगा। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं बच्चों कि अगर आप मेरी क्लास को ध्यान से बहुत अच्छे से सुनते हो तो आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। मेरा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों कई सालों का। और दूसरी बात यह है कि मैंने नंबर दिलाए हैं, मैं आपको यहां पर नहीं बता सकता वो चीजें, लेकिन ये है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हम बच्चों देखो मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ने वाला हूं, लेकिन एक बार आप देख लो इस अध्याय में विषय क्या है बच्चों। तो लोकतंत्र क्या है सबसे पहले हम यही समझेंगे मेरे लाल और लालियों, प्यारे प्यारे। ठीक है, फिर हम इसमें समझेंगे कि लोकतंत्र की विशेषता, क्योंकि हम किसी देश को लोकतंत्र कह रहे हैं बच्चों तो उसके पीछे का आधार क्या है, आधार की जांच करेंगे ना उस देश में, तभी तो हम बताएंगे कि ये लोकतांत्रिक है कि नहीं, ये वास्तविक लोकतांत्रिक देश है कि नहीं है। तो विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति को आप देखते हो तो उसकी विशेषताएं बताते हो, भाई ये लंबा है, 6 फुट लंबा है, हट्टा कट्टा है, चौड़ा है, तो उसकी विशेषताओं के आधार पर उसको देख के आप बता सकते हो। ऐसी कोई देश लोकतांत्रिक देश है कि नहीं है तो कैसे बताओगे, तो उसके कुछ हमने कुछ क्या बना रखे, कुछ विशेषताएं बना रखी, कुछ पैरामीटर बना रखे, उसी के आधार पर एक देश को लोकतांत्रिक और एक देश को गैर लोकतांत्रिक देश कहते हैं। फिर लोकतंत्र क्यों, तो इसके अंदर हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क और लोकतंत्र में के पक्ष में तर्क देखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम समझेंगे लोकतंत्र का बृहत अर्थ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें समझने के बाद आप इसको बहुत आराम से समझ पाओगे, और समझने के लिए आपको बस ध्यान की जरूरत है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले शब्द जब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एनसीईआरटी का में अगर हम देखें तो लिखा हुआ लोकतांत्रिक राजनीति, एनसीईआरटी का नाम है, और हम जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो सबसे पहले बच्चों हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि व्हाट इज लोकतंत्र, और लोकतंत्र शब्द बना कैसे, कहां से आया बच्चों। ये जब तक हम ये नहीं, क्योंकि हमें कीवर्ड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, छोटे छोटे शब्दों के बारे में जब हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो बेसिक टर्म होते हैं जब उनके बारे में हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, देन हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं मेरे लाल और लाली। तो हम सबसे पहले बच्चों यही समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है, मतलब लोकतंत्र की परिभाषा क्या, कैसे डिफाइंड करेंगे। अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है, तो बच्चों हमें परिभाषा बतानी है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, कुछ एक परिभाषा मैंने आपकी बुक के लिए रखी है, और एक परिभाषा वो है जो बेसिकली बच्चों हर जगह चलती है, जो हर जगह चलती है। मेरा उद्देश्य यही है बच्चों कि मैं आपको एनसीईआरटी तक का सारा कवर करूं और कुछ चीजें ऐसी बताऊं जो आपको कोई नहीं पढ़ाता है, जिससे आपकी समझ बने और आप अपने क्लास में और अपने आसपास के बच्चों से आप 20 हो, हमेशा ऊपर टॉप पे रहो। और मैं ये भी कहता हूं बच्चों कि मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट को कोई नॉलेज में तो कोई पीछे कर नहीं सकता, ये तो मैं दावा करता हूं। बस मेरे क्लास बच्चे ध्यान से सुनते रहो। अब देखो बात करते हैं, जब हम बात, अब देखो ये सब लिखा हुआ है, अब जब सब लिखा हुआ तो हम लिखे हुए के पढ़ दें तो फिर हमारा और अदर टीचर में क्या डिफरेंस है। अगर हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी है तो फिर मैं लेकर आऊं इसी को रीड करते चला जाऊं, फिर हमारे और अदर टीचर में क्या डिफरेंस है। तो हमारा तरीका बच्चों ये रहा है कि हम आपको पहले समझाते हैं, पहले उसको सिखाते हैं, देन एनसीईआरटी में लिखा हुई चीज को हम पढ़ा देते हैं। तो हम पहले यही देखते हैं बच्चों, जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी हम बात करते हैं बच्चों लोकतंत्र क्या है बच्चों। कुछ ज्यादा ही मोटा चल रहा है ना ये, तो थोड़ा पतला करते हैं और इसको ये लेते हैं। तो हम समझेंगे बच्चों कि लोकतंत्र की थोड़ी सी समझ विकसित करके, लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ठीक है, जब हम बच्चों लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र क्या है बच्चों, या डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है को समझेंगे। ये बच्चों 2 शब्द, ये जो है एक यूनानी शब्द है, ये डेमोक्रेसी जो है एक यूनानी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है डेमोक्रेसिया, है ना। डेमोक्रेसिया क्या होता है इसका अर्थ, डेमोक्रेसिया, ये डेमोक्रेसिया से बना। डेमोक्रेसी जो है ना एक यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसिया जो है वो 2 शब्द से बना है। डेमोक्रेसिया में अगर आप देखोगे तो 2 चीजें हैं, एक तो डेमो,
डेमोस, ठीक, और एक है क्रेशिया, ठीक है। जब हम डेमोस की बात करते हैं, या इसको हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, डेमोस, और इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो क्रेशिया, ऐसे ही लिखा है कॉपी में, ठीक है, बुक्स में आपकी क्रेशिया। तो जब डेमोस की बात करते हैं तो बच्चों इसका मतलब होता है लोग। डेमोस का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है मेरे लाल और मेरे प्यारे प्यारे लालियों, इसका अर्थ होता है लोग। क्या होता है मेरे चुटकू पुटकू नॉन लॉन, है ना? तो इसका अर्थ होता है लोग। मैं कलर इसलिए चेंज करूं ताकि हर चीज आपको एकदम स्पष्ट। इसका अर्थ होता है बच्चों मेरे लाल, लोग। और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। क्या होता है बच्चों? शासन। क्या अर्थ होता है मेरे लाल लालियों? शासन। तो अगर हम इसको कहें तो क्या हो जाएगा? इसको अगर हम प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा? लोगों का शासन। क्या हो जाएगा? लोगों का शासन। यानी डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है बच्चों? लोगों का शासन, ठीक है। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है बच्चों? डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोगों का शासन। इसीलिए अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने कहा था कि डेमोक्रेसी ऐसी सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनी सरकार है। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनी सरकार है। तो मतलब क्यों? क्योंकि उसमें लोग ही केंद्र में होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लोकतंत्र। क्या है बच्चों? डेमोक्रेसिया शब्द से बना है, जो यूनानी शब्द है। ये कैसा शब्द है बच्चों? तो ये यूनानी शब्द है डेमोक्रेसिया। और इसमें डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, और इसीलिए इसको कहते हैं लोगों का शासन। या मैं यहां पर लिख दूं, अगर आपके लिए यहां पर लिख दूं तो इसको क्या ऐसे बना लो, आप लोग ऐसे बना लो पिक्चर, ऐसे ही चार्ट बना लो एक, तो आपको हमेशा याद रहेगा ये लोगों का शासन। ऐसे आप लिख लो जैसे मैंने बनाया है। आप चाहो तो इसको मत लिखो, यहां वाला जो मैंने लिखा है आप इसको ही लिख लो, ठीक है। इसको ही क्या करो मेरे लाल और लाली, इसको लिख लो ऐसे बना के, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में रहेगा। ये बनेगा हमेशा कॉपी में, नोट्स बन जाएगा इस तरीके से आपका। तो साथ साथ मेरे साथ कुछ चीजें लिखते चलना है ताकि आपके पास बहुत अच्छा नोट्स बनते चले, ठीक है। तो मैंने ये समझा दिया कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी किस शब्द से बना है, कौन से, ठीक है। तो यूनानी शब्द है डेमोक्रेसिया, उससे बना है। जो दो पार्ट से मैं डिवाइड है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है लोग, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इसका अर्थ है लोगों का शासन। तो अब मैं आपको पीछे ये दिखा देता हूं। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है, अब देखो हम कहते हैं डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र। यानी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। बात समझ में आ गई? कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं अभी नहीं पढ़ाया और वो चीज अगर इसमें लिखी हो। अब बच्चों जब हमने कहा कि जब लोगों का शासन है, तो यहीं पर अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर बार बार निकला, प्रेसिडेंट क्या कहते हैं? कहते हैं कि लोकतंत्र शासन की ऐसा स्वरूप है जिसमें जो है लोकतंत्र का ऐसा शासन का स्वरूप है जिसमें लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनी सरकार होती है, ठीक है। यानी लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनी सरकार होती है, यानी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल के लिए बात करता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो फिर लोकतंत्र का एक डिफिनेशन देना हो तो क्या है बच्चों? तो जैसे आपकी एनसीईआरटी में कहा गया है कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है। क्या है बच्चों? लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव वहां के लोग करते हैं, जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। मैं क्या कह रहा हूं कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है, स्वरूप बच्चों, जिसमें शासकों का चुनाव वहां की जनता करती है। तो ये आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो आप देख लो यहां क्या लिखा है? शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, लोकतंत्र कहलाता है। ये बात आपको क्लियर है? अब बच्चों यहां पर एक शब्द आया है शासन का रूप। शासन का रूप बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं आपको इलुब्रेट कर देता हूं ताकि आपको समझ बने। बच्चों जब हम शासन के रूप की बात करते हैं तो शासन के कई रूप होते हैं, अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है, लेकिन हम दो चीजें इसमें समझेंगे। जब हम शासन के स्वरूप की बात करते हैं तो शासन का स्वरूप की जब बात करते हैं या रूप की बात करते हैं, शासन का स्वरूप, ठीक है, इस स्वरूप की बात करते हैं या रूप की, जो भी कह लो,
कि अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर हमें अगर दो तरीके के शासन का स्वरूप बहुत विकसित, मतलब बहुत ज्यादा प्रचलित मिलेगा। एक है बच्चों एक है संसदीय प्रणाली, एक है बच्चों संसदीय प्रणाली शासन के स्वरूप में, और दूसरा शासन का स्वरूप है मेरे लाल लालियों अध्यक्षीय प्रणाली। क्या है मेरे लाल लालियों? अध्यक्षीय प्रणाली। ठीक है, अध्यक्षीय प्रणाली। जैसे बच्चों हम बात करें ब्रिटेन, कनाडा, भारत, यहां पर आपको संसदीय प्रणाली मिलेगी, मतलब यहां पर पार्लियामेंट होती है हमारे यहां। मतलब संसदीय प्रणाली का मतलब यह है कि हमारे यहां का जो हेड ऑफ, ठीक है ना, संसद की प्रणाली है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम अध्यक्षीय प्रणाली की बात करें तो जैसे अमेरिका में क्या है, वहां संसदीय प्रणाली नहीं, वहां अध्यक्षीय प्रणाली है। वहां राष्ट्रपति का चुनाव जो है वहां के लोग करते हैं, हमारे यहां राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग नहीं करते। हमारे यहां राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली होता है। पहले हम लोग एमपी एमएलए को चुनते हैं, फिर एमपी एमएलए जो है वो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो शासन के स्वरूप में दो तरीके के शासन के स्वरूप होता है, एक संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। बस ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्वरूप की जब भी बात आएगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्वरूप क्या है। तो स्वरूप दो तरीके से अगर हम कह सकते हैं तो है, एक संसदीय प्रणाली और दूसरा अध्यक्षीय प्रणाली। बस इतना समझना था आपको स्वरूप का मतलब। तो अब आप बहुत अच्छे समझ गए। अब आप अब देखो, आपको एक छोटे से छोटे टर्म के बारे में बताते चलूंगा ताकि आपकी समझ अच्छी हो स्वरूप का क्या मतलब है। अब बच्चों मैंने खुद के लिए एक ऐसी डेफिनेशन आपको दी है जो पूरे विश्व में लागू है डेफिनेशन। बच्चों अब जब हम बात करते हैं तो देखो यहां पर लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें कानून, ध्यान सुनना, नीतियां, नेतृत्व और राज्य या अन्य राजनीति के प्रमुख उपक्रम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा तय किए जाते हैं। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोगों का शासन, और डेमोक्रेसी में लोग केंद्र में होते हैं, सेंटर में होते हैं। लोगों के चारों तरफ ही उस देश की नीतियां, कानून, सारी की सारी जो भी चीजें हैं उन्हीं लोगों को, उस देश के लोगों के चारों तरफ घूमती, और उस देश की शासन व्यवस्था, नियम कानून, वहां के उपक्रमों को तय करने में वहां के लोगों की भूमिका होती है, चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, एमपी एमएलए को हम चुनते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम देख लें तो राष्ट्रपति का चुनाव एमपी एमएलए करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं। कैसे? क्योंकि हमने प्रत्यक्ष रूप से एमएलए को चुना, यानी विधायक और सांसदों को चुना है, और विधायक और सांसद मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले हमने उनको चुना, फिर वो चुन रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से जो शामिल है। तो इसीलिए कह रहा है कि लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें कानून, नीतियां, नेतृत्व और राज्य के प्रमुख उपक्रम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा तय किए जाते हैं। हर एक चीज वहां की, उस देश की जनता तय करती है, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे अगर हम बात करें बच्चों नियम कानून बनाने में, कानून कौन बना रहे हैं, तो एमपी एमएलए बना रहे हैं। लेकिन एमपी एमएलए को किसने चुनकर भेजा है, हमने चुनकर भेजा है, और वो हमारे लिए कानून बना रहे हैं। तो ये कहोगे बच्चों, ये एक तरीके से देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से है, हमारे ही बीच से लोग जा रहे हैं। ऐसे बच्चों जो है वो नीतियां बनाते हैं हमारे लिए। जैसे बच्चों देखो कि आज आप आईएएस पीसीएस जो हैं वो कौन है, वो हमारे ही बीच से गए हुए लोग तो हैं, वो नीतियां बनाते हैं, नीतियों का कार्यान्वयन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगर हम राज्य की करें, राज्य क्या है बच्चों, राज्य जो है सरकार है, राज्य का मतलब सरकार है। जैसे क्या है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसमें कौन लोग हैं, इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ही लोग तो इन्वॉल्व हैं। जज कहां से आ रहा है, हम ही लोगों के बीच से आ रहा है। या अगर हम बात करें विधायिका में जो एमपीज होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो संसद में वो कौन चुनकर भेजा, वो हम लोग चुनकर भेज रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो देश की शासन व्यवस्था में, जो लोकतांत्रिक देश होगा उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वहां के लोग जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। और लोकतंत्र में उस देश के नागरिक या उस देश के लोग बीच केंद्र में होते हैं, और उसके चारों तरफ उस देश की शासन व्यवस्था, नीतियां, राज्य सब कुछ चलता रहता है। यह बात हमेशा याद रखना है कि लोकतंत्र में लोग सर्वोपरि होते हैं। इसीलिए बच्चों लोकतंत्र में जो है, किसी भी देश, लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा संविधान क्या होता है, कानून होता है। सबसे बड़ा कानून क्या होता है, संविधान होता है। सबसे बड़ा कानून क्या होता है, संविधान होता है।
क्यों? क्योंकि संविधान को वहां के लोगों ने बनाया है, वहां के लोगों ने बनाया है, इसीलिए उस संविधान को सभी लोग सर्वमान्य कर रहे हैं, सभी लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो लोगों के द्वारा बना हुआ संविधान क्या है? एक सर्वोच्च कानून है, क्योंकि लोगों ने बनाया है, इसीलिए उसको सभी लोग मानते हैं। तो इसी क्या है, इस तरीके से आपको यह पता चलता है कि लोकतंत्र में लोग जो है सर्वोपरि होते हैं, लोग केंद्र में होते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको वो बताता हूं, दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में बताता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज थे, तो वो ठंडियों का मौसम था, मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूं। ठंडियों का मौसम था, तो वो दिल्ली गेट के सामने जो है ना, इंडिया गेट जो है दिल्ली में, इंडिया गेट के सुबह मॉर्निंग वॉक को निकले होंगे टहलते हुए, तो उन्होंने देखा कि बहुत कड़ाके की ठंडी हो रही थी, और उस ठंडी में जो रिक्शे चलाने वाले, जो बाहर फुटपाथ जो काम करने वाले डेली रूटीन पे, अब वो फुटपाथ पे मतलब ऐसे खुले आसमान के नीचे से सो रहे थे वो, और वहां पर कोई भी रेन बसेरा या कुछ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ना कि हमें रेन बसेरा, ठंडी में रेन बसेरा बनाना है, उसके लिए उनके लिए बजट अलॉट किया जाता है, अलग से पैसे दिए जाते हैं रेन बसेरा के लिए सॉरी। अब जब वो वहां पर गए टहलने, तो उन्होंने देखा कि इतनी कड़कड़ाती ठंडी में, जहां हम लोग ब्लोवर के अंदर गर्म बंद कमरे के अंदर हम लोग रजाई ओढ़कर सो रहे, वहां तो ठंड हमको लगती है, और ये लोग एक खुले आसमान के नीचे छोटे पतले से कंबल में क्या है सो रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, सुबह ही जब वो गए कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने क्या है उस सरकार को, दिल्ली सरकार को, कि जो क्या कहते हैं सलाहकार है, विधिक सलाहकार, उनको बुलाया, जो सलाहकार होते हैं उनको बुलाया, बोला कि ये क्या चल रहा है देश आपके राज्य में, आप तो कह रहे हैं कि इतने सारे रेन बसेरा, हजारों से ज्यादा रेन बसेरा बने हुए, कहाँ रेन बसेरा बने हुए, हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, क्या हुआ? उन्होंने फटकार लगाई सरकार को और बोला कि हमें तुरंत के तुरंत पूरे रेन बसेरा की लिस्ट चाहिए, और जो खुले में सो रहे हैं उनके लिए रेन बसेरा की पूरी तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिए। अब ये ऐसा क्यों कर पाई है सरकार? क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रही है, और सरकार उसको मानने के लिए क्यों बात है? क्योंकि लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, और आप उनके स्वास्थ्य की, उनके रहन सहन की और उनके खाने की व्यवस्था आप करोगे, और आप अगर ऐसा करने में सक्षम नहीं हो, तो आप उनके लिए काम नहीं कर रहे हो जिन्होंने आपको चुनकर भेजा। तो ऐसा क्यों कह पा रही? क्योंकि सरकार और न्यायपालिका एक चीज जानती है कि लोगों ने हमको चुनकर भेजा, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम उनके लिए काम करें। तो इसीलिए ये बात आप समझ में आ गई हुई थोड़ी स्टोरी। चलो अब हम ये देखो, और ये हाल ही का मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, मैंने अब्राहम लिंकन के बारे में बताया था आपको, उन्होंने क्या कहा, लोकतंत्र क्या है बच्चों? तो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार है। यानी हर एक चीज, लोकतंत्र में हर एक चीज लोग हैं, लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। ठीक है, ये बात याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है, आपको दे दिया जाएगा कि ये कोटेशन, ये जो कथन है किसने कहा था, तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा। अब बच्चों मैं नेक्स्ट क्लास से मैं आपको बता देता हूं, इस क्लास से तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट क्लास से मेरा प्लान ये है कि जैसे मैं मान लो ये टॉपिक पढ़ाया, मैंने पढ़ा दिया कि लोकतंत्र क्या है, तो मैं आपके लिए फिर एक इसी पीपीटी में नीचे यहीं पर लास्ट में जैसे ये स्पेस रह गया, तो यहां पर मैं एक एमसीक्यू क्वेश्चन डाल दूंगा और एक यहां पर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दूंगा, ताकि आपको पता भी रहे कि उस जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आएंगे, या और इसी तरीके से क्या, जब आप मान लो हम एक दिन में आए, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया और मैंने आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन दे दिए कि आप इनको कर लो, तो आप एटलीस्ट क्या होगे, आप इन 5-6 क्वेश्चन को तैयार कर लोगे, तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे, और आपको ये पता रहेगा कि हमें कैसे पढ़ना है और हमको क्वेश्चन कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये भी मैं नेक्स्ट पीपीटी से आपको ये मिलने लगेगा, एक क्वेश्चन भी होगा, एक एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और साथ में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो आपके लिए एकदम रामबाण की तरह, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बना के रखे हुए हैं, जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, जब मैं हम लोग उस टाइम पे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे बच्चों लोकतंत्र की विशेषताएं। अभी तक तो हम सिर्फ लोकतंत्र के बारे में जान रहे थे, अब हमें यह समझना है कि लोकतंत्र को जब हम कहते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी किन आधारों पर, किन चीजों के आधार पर हम ये कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है और ये गैर लोकतांत्रिक देश है। तो जैसे अगर हम बात करें बच्चों, तो आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर राजशाही चलती है। जैसे बच्चों सऊदी अरेबिया के जो सुल्तान है, वहां पर क्या हुआ, राजशाही, यानी वहां लोग जो सुल्तान है उन्हीं के परिवार के लोग जो है वो बन रहे हैं, तो वहां पर लोकतांत्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के द्वारा चुने हुए तो शासक है ही नहीं, क्योंकि पहली परिभाषा तो यही कह रही है कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासक लोगों के द्वारा चुनकर आता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं हो रहा है, तो वहां पर लोकतंत्र नहीं है। तो हम कैसे समझेंगे कि किस देश में लोकतंत्र है, किस देश में नहीं है, ये चीजें हमें समझना, और ये कैसे समझ पाएंगे, ये हम लोकतंत्र की विशेषताओं को पढ़कर ही समझ पाएंगे।
ठीक है, अब इन विशेषताओं को मैंने लिखा तो है, लेकिन इन विशेषताओं के साथ में मैं एक एक एग्जांपल भी आपको समझाते हुए चलूंगा। तो पहली विशेषता के बारे में बच्चों हम पढ़ते हैं, मैं रीड करता हूं और आप लोग सुनोगे। कह रहा है कि लोकतंत्र, और आप इनको लिखते चलो बच्चों मेरे लाल लालियों, क्योंकि देखो आप थोड़ा सा ही है और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन लिखना चाहो तो आप लिख लो, मैं आपको लिखने को दे रहा हूं। लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में चर्चा कीजिए या लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बताइए। आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो गया और आप इन्हीं विशेषताओं को वहां पर चेप आओगे, मतलब लिखाओगे, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन लिख लो, अगर आप चाहो तो लिख लो कि लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में चर्चा कीजिए या लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बताइए, या कुछ भी लिख लीजिए आप लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। आंसर क्वेश्चन हो गया। अब इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया पहले ही इस वाले डिफिनेशन के बारे में, तो आपकी इसके बारे में अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं अब नेक्स्ट पे आता हूं, नेक्स्ट को एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखो दूसरा क्या कर रहा है, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। मतलब बच्चों अगर आप देखो तो जैसे लोकतांत्रिक देश है, हर एक लोकतांत्रिक देश में अब ऐसा नहीं है कि लोगों का शासन होगा, तो मतलब ये नहीं कि लोग डायरेक्ट क्या है अपना निर्णय करेंगे, मतलब वो डिसाइड करेंगे कि हमने कोई पाप किया है कि नहीं किया है, हमें कौन सी सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, ये लोग डिसाइड नहीं करते। क्योंकि लोकतांत्रिक, आज दुनिया में लोकतांत्रिक देश जितने भी उनकी बहुत ज्यादा जनसंख्या है, और जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से है जो है निर्णय में जो है हम हर किसी को शामिल नहीं कर सकते। इसीलिए क्या किया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चीज ये भी अपनाई गई है कि लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, और लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या है, वो हमारे बारे में या लोगों के लिए क्या है वो फैसला करते हैं, और वो लोगों की जरूरतों, हितों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए फैसला करते हैं। इसीलिए जो लोकतंत्र देश होता है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें जो भी प्रमुख फैसले लेने की शक्ति जो होती है वो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। अब मैं इसके साथ में एक एग्जांपल बताता हूं कि आप फिर बताना क्या ये देश लोकतांत्रिक है कि नहीं है। बच्चों एक जब हम बात करते हैं पाकिस्तान, हमारा बड़ा बेटा है, मैं आपको बता चुका हूं हमारा बड़ा बेटा पाकिस्तान है, हमसे ही कट कर बना है ना, बदमाशी करता रहता है, कभी कभी उसको हमको दो चार मारना पड़ता है। 1961 के आसपास को मारा, फिर कारगिल युद्ध में मारा, अभी जल्दी हम लोग ने ठीक है वो किया, एयर स्ट्राइक की है, तो वो सारी चीज, तो मतलब वो बीच बीच में हरकतें करते रहता है, वो दिखाता रहता है कि मैं बड़ा बेटा हूं, वो थोड़ा सा एग्रोगेंस टाइप का है उसके अंदर, तो मार मोर के हम लोग पीट पाट कुछ सही कर देते हैं, कुछ दिन सही रहता है फिर बिगड़ जाता है। एक तो ये 1947 में पैदा हो गया, ये बगल में हमको परेशान करके रखता है। दूसरा अभी जल्दी 1971 में इंदिरा गांधी के प्रयासों के बाद, बहुत प्रयासों के बाद ये जो है बांग्लादेश बन गया, वो छोटा बेटा है हमारा, ठीक है। अब बच्चों ये क्या है कि ये इसके बारे में थोड़ी हम कहानी सुनते हैं, आपको सुनाते हैं। बच्चों था क्या है कि देश जब 14 अगस्त 1947 जब ये आजाद हुआ, यानी भारत से काट कर बना, और उसके बाद ये निरंतर चलते आ रहा था यहाँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1999 के आसपास यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार हुआ करती थी, यानी लोगों के द्वारा चुनी ही सरकार थी। लेकिन 1999 में यहाँ पर एक सैन्य कमांडर थे, ठीक है, सैन्य कमांडर थे जिनका नाम था परवेज मुशर्रफ थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लोगों के द्वारा चुनी ही सरकार थी उसका सैन्य तख्ता पलट कर दिया, यानी वहां के राष्ट्रपति को हटा दिया और उसकी जगह पर खुद क्या है वहां के वो उस पर सत्ता काबिज कर ली। सत्ता काबिज करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को उस देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया, ठीक है। 1999 में जब वो आए तो उन्होंने 1902 में अपने उन्होंने क्या किया, खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने क्या है कि बन गए, और 2002 में लोगों से सहमति लेने के लिए उन्होंने क्या किया, एक जनमत संग्रह करा लिया। 2002 में उन्होंने क्या किया, एक जनमत संग्रह कराया। उस जनमत संग्रह क्या होता है बच्चों, तो जनमत संग्रह मतलब जो ऐसा निर्णय, मतलब कि जो लोगों के हित के लिए क्या है हम उनकी राय लेना चाहते हैं कि क्या जो हम करना चाह रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक, आप अपनी सहमति दो। तो इन्होंने जनमत संग्रह कराया। अब उस जनमत संग्रह में भी इन्होंने गड़बड़ी की, वो ठीक है, उस गड़बड़ी के तहत उन्होंने कह दिया कि देश के 90% लोग जो है हमें राष्ट्रपति बनाए रखना चाहते हैं और हमारा 5 साल का कार्यकाल और बढ़ाना चाहते हैं, और इन्होंने गड़बड़ी करके जनमत संग्रह के माध्यम से अपने आप को अपना टेन्योर 5 साल और बढ़ा लिया। अब इस चीज के विरोध में क्या है, वहां उस देश की मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया, मानवाधिकार के लोग और जो बड़े बड़े जो राजनीतिक पार्टियां थी वो विरोध करने लगे। जब ये विरोध करी तो इन्होंने क्या किया, एक लीगल है ना, एक लीगल फ्रेमवर्क जारी करवा दिया, एक लीगल फ्रेमवर्क के माध्यम से, ठीक है, एक 2002 में ही एक लीगल फ्रेमवर्क जारी करवाया जिसके माध्यम से इन्होंने ये कह दिया कि राष्ट्रपति सर्वोपरि है, और जो भी राष्ट्रीय असेंबलियां और जो भी प्रांतीय असेंबली होगी उनका
उनको भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा और राष्ट्रपति से कोई सवाल नहीं कर सकता। इन्होंने इस तरीके के क्या है कानून में संशोधन कर दिए लीगल फ्रेमवर्क के तहत। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या, अब देखो जो राष्ट्रीय असेंबलियां और जो प्रांतीय असेंबली होती थी वो तो लोगों के द्वारा चुनकर जाती थे और उनके जो प्रतिनिधि होते थे वो लोगों के द्वारा चुनकर आते थे। लेकिन बच्चों जो नेशनल राष्ट्रीय असेंबलियां और जो प्रांतीय असेंबली थी उनका देश के बारे में निर्णय लेने में कोई अहम भूमिका नहीं थी। देश के बारे में वो फैसला नहीं कर रहे थे। फैसला कौन कर रहा था, तो फैसला प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कर रहे थे, जो परवेज मुशर्रफ थे, जो लोगों के द्वारा चुनकर भी नहीं आए थे, उन्होंने धांधली की थी। दूसरा, उन्होंने एक सभा बनाई थी, एक कार्यकारिणी परिषद बनाई थी, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद को सलाह देने के लिए होगी, और उनमें ज्यादातर लोग कौन थे, तो उसी सेना के लोग थे। अब सेना के लोग थे तो उनको भी लोगों ने चुनकर नहीं भेजा। जो देखो मंत्रिपरिषद जो देश में नियम कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वो लोगों के द्वारा चुनकर ही नहीं है। नेशनल असेंबली और राष्ट्रीय असेंबली लोगों के द्वारा चुनकर आई है, लेकिन उसका देश की निर्णय में फैसला लेने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं है। तो क्या अब इस स्थिति को आप कह सकते हो कि यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है या इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप कह सकते हो? तो कहोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले, जो देश के लिए फैसला लेने वाले हैं, वो लोगों के द्वारा तो चुनकर आए ही नहीं है, वो तो उन्होंने तो कब्जा कर लिया है। तो ये एक स्टोरी है, इसके माध्यम से आपको समझना है कि यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो आपको ये समझते चलना बच्चों, किस देश में ऐसा नहीं है कि अगर हम कह रहे हैं कि वहां पर लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि फैसला कर रहे हैं, तो क्या जो चुन के आए हैं क्या वो सही तरीके से चुनकर आए हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुए हैं कि नहीं हुए, ये भी चीज तो हमें समझना होगा, है ना। तो ये चीज समझना, तो वही कह रहा है कि लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। लेकिन परवेज मुशर्रफ लोगों के द्वारा चुनकर नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने सैन्य तख्ता पलट कर उसकी गद्दी पर काबिज हुए थे। ये बात आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गई होगी। तो दूसरे, और इसको लिखते चलो डिफिनेशन को, और परवेज मुशर्रफ का ऐसे आप करके क्या है एक शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाते चलो, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों तीसरी डिफिनेशन, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन करती है। मतलब क्या होती है बच्चों कि जो भी लोकतांत्रिक सरकार होती है वो सबसे पहले उसका एक उसकी पावर डिसाइड कर दी जाती है, और पावर डिसाइड ऐसे कर दी जाती है कि आप नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाओगे जो नागरिकों के अधिकारों को कम करती हो, और आप संविधान के दायरे से बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है और संविधान ने आपको कुछ पावर दी है। आप ऐसा कह सकते हो कि संविधान जो है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सर्वोपरि एक डॉक्यूमेंट है ना, और जिससे ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि उसको लोगों ने बनाया, और उस संविधान ने हर सरकार को, हर लोकतांत्रिक सरकार को क्या है कुछ पावर दी गई। उसके अंदर ही, उस दायरे के अंदर ही आप अपनी पावर को एंजॉय कर सकते हो, और आप अपनी पावर को इतना ज्यादा एंजॉय नहीं करोगे कि आप नागरिकों के अधिकारों को ही खत्म कर दे। तो ऐसा भी नहीं कर सकते। जैसे बच्चों इसमें एक एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में ही है कि 1980 में जिम्बाब्वे आजाद हुआ, गोरे लोगों से आजाद हुआ जिम्बाब्वे। अब जिम्बाब्वे में जब आजाद हुआ तो उस समय वहां एक पार्टी हुआ करती थी जानू पीएफ। अब ये जानू मतलब वो वाली जानू नहीं है, आपकी वाली जानू नहीं है, आप है ना, ये वो वाली जानू नहीं। वहां पर पार्टी का नाम था जानू पीएफ। क्या नाम था पार्टी का बच्चों? तो जानू पीएफ, जानू पीएफ, है ना, और ये बीएफ भी नहीं है, पीएफ है, ठीक है। तो जानू पीएफ है, ठीक है, ओह पीएफएन नहीं है, जानू पीएफ, ठीक है। तो ये आप लोगों की जानू नहीं है, वो वाली जानू नहीं, ये वो दूसरी वाली जानू, ठीक है। जानू पीएफ पार्टी थी यहां पर, ठीक है, क्या थी, एक पार्टी थी, ठीक है। और हिंदी में भी इसको जानू पीएफ ही लिखेंगे, ठीक है। जानू कैसे लिखना है तो आपको हिंदी में ऐसे लिख देना भाई मेरे, अगर ज्यादा कष्ट आए ना तो ऐसे लिख देना पी और एफ, ठीक है, जानू पीएफ। अब इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे, जो उस समय स्वतंत्रता सेनानी भी थी, जो आंदोलन में लड़ भी रहे थे, उनका नाम था रॉबर्ट मुगाले। अब रॉबर्ट मुगाले की फैंग फॉलोइंग बहुत अच्छी थी, जैसे आज के हमारे प्रधानमंत्री मिनिस्टर मोदी जी, उनकी फैंग फॉलोइंग बहुत अच्छी है। ऐसे ही रॉबर्ट मुगाले उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। 1980 में जब जिम्बाब्वे आजाद हुआ तो इनको उस देश का हेड बना दिया गया, प्रमुख बना दिया गया। अब रॉबर्ट मुगाले ने क्या किया कि देश में अपनी ही सरकार को बनाए रखने के लिए इन्होंने बहुत सारे तिकड़म लगाने शुरू कर दिए। तिकड़म लगाने ऐसे शुरू कर दिए कि जो चुनाव होते थे, चुनाव में हमेशा अपनी पार्टी को जिताने के लिए जितने भी कुकर्म करने होते थे, जितने भी तिकड़म बैठाने होते थे वो करते थे। जो विपक्ष की पार्टी थी उसको हराने के लिए, सत्ता से बाहर रखने के लिए उसको बदनाम किया जाता था, और सारे टीवी चैनल जो भी हैं वो सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के बारे में ही बात करती थी, उसी की अच्छाइयों के बारे में बात करती थी। लेकिन
और चीजों को नहीं। और खुद को देश में बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया, देश के नागरिकों के अधिकारों को कम करने लगे, देश में बहुत सारे संशोधन कर दिए, संशोधन करके उसमें देश में संविधान में ऐसे बना दिया कि हमेशा के लिए यही सब पार्टी बनी रहे। अब बाद में होता क्या है कि रॉबर्ट मुगाले के खिलाफ क्या है, उस देश में विद्रोह होते हैं और रॉबर्ट मुगाले को हटा दिया जाता है। देन उसके बाद फिर क्या है, वहां पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसी बन जाती है। लेकिन यहां पर आपको एग्जांपल ये देखने को मिला कि क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक लोकप्रिय शासक हो, एक लोकप्रिय लोग हो, वो क्या है, वो देश के लिए तो शुरुआत में लोकप्रिय बन रहा है, लेकिन बाद में वही लोकप्रिय तानाशाही बन जाता है। वही लोकप्रिय व्यक्ति क्या है, लोगों के विरुद्ध काम करने लगता है, सत्ता में इतना चूर हो जाता है कि वो सत्ता को छोड़ना ही नहीं चाहता है। लोगों को आजकल मैंने ये भी देखा है कि सत्ता उनको इतनी प्यारी हो जाती है कि उनका पैर कबर में लटका है, लेकिन उनको सत्ता चाहिए। मतलब उनको ये नहीं पता है कि हम रात में सोएंगे तो पता नहीं चल रहा है कि सुबह हमारे प्राण रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन उनको सत्ता चाहिए। सत्ता इतना नशे में चूर हो गए आज के लोग, इतने ज्यादा उनको सत्ता के प्यार हो गया कि वो अपनी नैतिकता, अपना मॉरल, सब कुछ भूल गए और सत्ता पाने के लिए जो भी करना पड़े वो करते हैं। एन केन प्रकार किसी भी तरीके से बस सत्ता मिल जाए उनको। तो वही चीजें हैं, ठीक है। आज हमारे भारत की राजनीति में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सत्ता चाहिए, वो हर हाल में चाहिए। वो सत्ता के पीछे ऐसा भी है कि अगर किसी के जिनसे उन्होंने मारपीट की हो, कहा होगा मैं कभी आपके साथ नहीं आऊंगा, उन्हें सत्ता पानी है तो फिर उनके साथ भी दुश्मन से भी मिल जाएंगे, उसके भी पैर छू लेंगे जाके। मतलब इतना ज्यादा सत्ता की वो है। तो ऐसे ही इनको भी लग रहा था कि हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। और ये बुढ़ो महाराज जो एकदम लास्ट स्टेज में थे, रॉबर्ट मुगाले एकदम लास्ट स्टेज में थे। मतलब ये ऐसे थे कि इनका कब टिकट कट जाए इनको किसी को नहीं पता था, लेकिन इनको सत्ता चाहिए थी। बने रहना था एकदम बढ़िया, क्योंकि बॉडीगार्ड 4-5 ऐसे चल रहे हैं और आप बढ़िया ऐसे चल रहे हो शान से, आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आपसे पूछने वाला कोई नहीं है, तो आपको लगेगा कहीं नहीं कि मैं आज जीवन बना रहा हूं। और सत्ता को बचाए रखने के लिए हर एक पार्टी, हर एक जो नेता जो है वो जान लगा देता अपनी कि मैं सत्ता छोड़ दूं। तो वो चीजें हैं, ठीक है। तो ये ऐसे था इनके साथ। अब ये यही था कि ये सत्ता छोड़ना नहीं चाह रहे थे और इन्होंने संविधान में बहुत सारे संशोधन कर दिए, नागरिकों अधिकारों को छीनने लगे और ये इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी मनमानी करनी शुरू कर दी। तो वही है कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन करती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम अपने संविधान की जब बात करते हैं तो हमारे संविधान में जो है सरकार की पावर को एकदम अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे हमारे संविधान में एक जो अनुसूची है, हमारे संविधान में 12 अनुसूची है बच्चों। 12 अनुसूचियों में अनुसूची नंबर 7 है, उसमें बच्चों क्या है, उसमें अनुसूची 7 है नंबर, अनुसूची 7वीं अनुसूची है। उसके अंदर जो है 3 सूची दी गई है, जिनको एक बोलते हैं केंद्र सूची, केंद्र की सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्र सूची में संविधान में ये साफ स्पष्ट किया गया है, उसमें कुछ विषय दिए गए और कहा गया कि इससे रिलेटेड ही आप क्या है कानून बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो वहां पर संविधान ने डिसाइड कर दिया। ऐसे ही यहां पर भी लोकतांत्रिक देश में संविधान होता है, हर एक लोकतांत्रिक देश में आपको संविधान मिलेगा और उस संविधान में बच्चों क्या है, उस संविधान में क्या है, उस देश की सरकार के जो पावर है उनको स्पष्ट लिखा हुआ होता है, शक्तियां स्पष्ट लिखी होती है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। और आप लोकतांत्रिक देश में, क्योंकि लोग सर्वोपरि है, उस देश के लोग ही केंद्र में है, तो लोगों के, नागरिकों के कुछ अधिकार होते हैं और कोई भी सरकार नागरिकों के अधिकारों को कम या छीन नहीं सकती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 में यह बात बोली गई है। आप कभी पढ़ोगे हमसे संविधान तो हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। अब बच्चों चौथी की बात करते हैं। अब कह रहा है कि चौथे में कह रहा है लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होता है और प्रत्येक वोट का वैल्यू सामान्य होता है। मतलब ये बात मैं एक आसान भाषा में आपको ये समझा दूं कि जैसे हमारे देश के नागरिक, हम भारत के नागरिक हैं और हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर है और एक हमारे देश में एक रिक्शा चलाने वाला है। उस रिक्शा चलाने वाले को, क्योंकि हमारे देश, हम दोनों ही देश के नागरिक हैं, तो देश के नागरिक होने के नाते दोनों ही लोगों को, चाहे देश के प्राइम मिनिस्टर हो चाहे देश के रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति हो, दोनों को ही क्या है, एक वोट देने का अधिकार है। यानी जब चुनाव होता है तो ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर बड़े पद पर हैं, बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, वो देश में एक बड़े सत्ता पक्ष के, बड़ी पार्टी या सत्ता पक्ष के व्यक्ति हैं, तो उनको क्या है 4-5 वोट देने का अधिकार है और रिक्शा चलाने वाला गरीब है तो उसको 1 वोट देने का अधिकार। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों को ही 1 वोट देने का अधिकार है एज अ इंडियन सिटीजन, यानी भारत के नागरिक होने के नाते। और दोनों के ही वोट का वैल्यू भी समान है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी वोट देंगे तो उनके वोट की वैल्यू कुछ और होगी और एक रिक्शा वाला देगा तो उसकी वोट की वैल्यू अलग होगा। तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि यह राजनीतिक समानता को दर्शाता है। यह राजनीतिक, हमने जब हमारा संविधान बना तो हमने राजनीतिक, आर्थिक और बच्चों क्या है, और सामाजिक समानता की बात की थी।
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की बात की थी। तो ये जो वन वोट वन वैल्यू या एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य के की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम देश में राजनीतिक समानता को लाना चाहते हैं। कोई भी ऐसा फील ना करे कि हम गरीब हैं तो हमारे वोट की वैल्यू कम है, और या हमारा धर्म अलग है या हमारी जाति अलग है तो हम जो वोट दे रहे हैं उसकी वैल्यू कम है, और जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी जाति बड़ी है या जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको वो वोट दे रहे हैं उसके लोग, तो उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, इससे एक लोकतांत्रिक देश में, और जिस देश में बहुत ज्यादा विविधता हो, जैसे भारत में एक विविधता वाला देश है, अगर इसमें ऐसा किया जाता कि धर्म के आधार पर वोट की वैल्यू अलग अलग है, यानी हिंदू धर्म के बहुसंख्यक है तो हिंदू धर्म के लोग अगर वोट देंगे तो उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, और मुस्लिम धर्म के लोग कम है, अल्पसंख्यक है, अगर वो वोट देंगे तो उनकी वोट की वैल्यू कम होगी। तो ऐसा नहीं है, दोनों ही धर्म के आधार पर किसी को ऐसा कुछ नहीं किया गया है, दोनों की ही वोट की वैल्यू समान है और दोनों ही धर्मों के लोगों को एक ही वोट देने का अधिकार है। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। जैसे बच्चों आप इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे बताता हूं जहां पर ऐसा नहीं है, जैसा यहां पर नहीं। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो 2015 तक सऊदी अरब में 2015 तक जो है बच्चों महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी आपने लिंग के आधार पर यह डिसाइड कर दिया था कि आपका लिंग यानी आप स्त्री हो तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं। लेकिन जैसे हम अपने भारत की बात करते हैं बच्चों, तो जब हमारा भारत का संविधान बना तो संविधान में हमने अपने संविधान में आर्टिकल 25 डाला और आर्टिकल 325 अनुच्छेद 325 डाला हमने, अनुच्छेद 325 डाला, अनुच्छेद 325 हमने अपने संविधान में डाला, और इसमें कहा हमने धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ किसी को मत देने से वंचित नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी को भी मत देने से वंचित यानी वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा, चाहे धर्म के आधार हो, चाहे जाति का कोई भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे लिंग और चाहे जन्म स्थान के आधार पर किसी को भी मत देने से वंचित नहीं किया जाए। हमने अपने संविधान में यह बात बोली। लेकिन अगर आप देख लो तो वही सऊदी अरब में क्या हो रहा है कि सऊदी अरब में बच्चों जो है 2015 तक लिंग के आधार पर यह कहा जाता था कि आप वोट नहीं दे सकते। पहला एग्जांपल। दूसरी बच्चों बात करते हैं फिजी। फिजी एक प्रशांत महासागर में एक छोटा सा देश है जिसमें क्या है, कुछ फिजी के मूल निवासी हैं और कुछ भारत के लोग जो उपनिवेशिक काल में जो है वहां जाकर बसे थे काम की तलाश में। जब वो मजदूर बनकर गए थे उसके बाद वो लोग वहीं रह गए और वो फिजी के नागरिक बन गए। अब वहां पर यह है कि जो फिजी के मूल निवासी होते हैं, जो फिजी देश के जो मूल निवासी थे, जो पहले से वहां रह रहे थे, वो वोट देंगे तो उनके वोट की वैल्यू जो है भारतीय नागरिक से ज्यादा है। यानी जो भारत के जो लोग गए थे यहां पर, वहां पर बस गए और वहीं रहने लगे, जो भारतीय मूल के जो फिजी हैं, यानी जो फिजी में भारत के लोग गए थे, उनके वोट की वैल्यू अलग है। यानी जो मूल फिजी हैं, जो मूल वहां रह रहे थे, उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है, और जो भारतीय जो गए थे और जो वहां रहने लगे, वो जो वहां के नागरिक बन गए फिजी के, उनके वोट की वैल्यू अलग है, कम है। तो एक ये डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि वो भी पूरी तरीके से वास्तविक लोकतंत्र नहीं है फिजी, लेकिन फिजी कहता है कि हम लोकतांत्रिक देश है। लेकिन वहां पर अगर आप देखा जाए इन विशेषताओं के आधार पर, तो फिजी भी एक लोकतांत्रिक देश नहीं है बच्चों, मेरे लाल लालियों, ठीक है, वास्तविक लोकतांत्रिक देश नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करते हैं तो इसी तरीके से और भी कई एग्जांपल आप देखोगे कि जैसे एक एस्टोनिया करके एक देश है। एस्टोनिया एक देश है जहां पर एस्टोनिया के मूल निवासी है, कुछ रूस के लोग वहां जाके बस गए थे और उन्होंने एस्टोनिया के नागरिक बन गए। अब एस्टोनिया वहां रूस के लोग एस्टोनिया के जो मूलवासी हैं उनको वोट देने का राइट है, और रूसी लोगों को वोट का अधिकार लेने के लिए उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें और चीजों को जो है दिक्कतें भोगनी पड़ती हैं या उनको सामना करना पड़ता है दिक्कतों का, और उनको जो है वोटिंग राइट आसानी से नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से आप देखो कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो दुनिया में कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम लोकतांत्रिक देश घोषणा करते हैं, लेकिन इनमें देखा जाए तो आपको लोकतांत्रिक देश की जैसी एक व्यवस्था नहीं दिख रही है, ठीक है। तो आपको ये सारी एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गई होगी बात ये वाली कि लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास अब वयस्क मतलब हम लोगों ने पूरे विश्व में चुना एक वयस्क मताधिकार होता है, सार्वभौमिक, जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक। हिंदी में मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब बच्चों होता है, मतलब हिंदी में अगर हम इंग्लिश में कहें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब एक सार्वभौमिक वयस्क यानी हर वयस्क आदमी को
हर वयस्क नागरिक को जो क्या है वोट देने का अधिकार है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग से। उसको इन सब के आधार पर किसी तरीके का कोई भेदभाव का सामना नहीं करना होगा। और सार्वभौमिक मतलब पूरे विश्व में यही अपनाया गया है। एज एक क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे भारत में जो है जो भी व्यक्ति 18 साल या उससे अधिक उम्र का है, 18, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 में यह बात बोली गई। कौन से संविधान में, अनुच्छेद में? तो आर्टिकल क्या है बच्चों? 326 में, आर्टिकल 326 में यह कहा गया है कि 18 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को जो है वोट देने का, मत देने का अधिकार है, और उन्हें जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ किसी तरीके कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बच्चों जैसे हमने 18 साल रखी है, ऐसे किसी देश ने कुछ और एज रखी होगी। तो एज एक क्राइटेरिया है, लेकिन धर्म, जाति, लिंग ये क्राइटेरिया, एक वो पैरामीटर नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट। वयस्क मतलब जैसे हमारे यहाँ वयस्क किसको कहेंगे? जो 18 साल का है या उससे अधिक उम्र का है उसको वयस्क कहेंगे हमारे यहाँ। और 18 साल से कम है तो वयस्क नहीं है, वो किशोर हो जाएगा, वो छोटा बच्चा हो जाएगा। आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, चूजे हो एक तरीके से, अभी अंडे से नहीं निकले हो एक तरीके से, है ना। डोंट माइंड, मतलब मैं मजाक कर रहा हूं आप लोगों से, मतलब दिल पे मत लेना। आपका मास्टर बहुत, मतलब आप लोग अगर सामने होते तो आप लोग और अलग तरीके से फील कर पाते। चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। ये बात समझ में आ गई? चलो अब देखो, कुछ ऐसी चीजें भी हैं बच्चों जिनको समझना आपको। ये तो आपके एनसीईआरटी की जो 4-5 लाइन थी समझ गए। अब मैं कुछ ऐसी चीज बताता हूं जिनसे आपको समझ में आए। देखो, लोकतंत्र जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, जहां वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों को के हारने की पूरी संभावना हो। यानी लोकतंत्र में जो चुनाव जो हो बच्चों, जैसे अभी हमारे देश में चुनाव हुए थे 2024 में, अभी 4 जून को जो है उनका रिजल्ट आया था, उससे पहले चुनाव चल रहे थे। तो हमारे देश में जो चुनाव हो, किसी भी देश में जो चुनाव हो लोकतांत्रिक देश में, वो निष्पक्ष और कैसा होना चाहिए बच्चों? वो बच्चों स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए कि मान लो हर एक पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसको डर रहे कि कभी भी लोग हमें सत्ता से हटा सकते हैं अगर हमने लोगों के लिए काम नहीं किया या लोगों के हित में काम नहीं किया, तो हमें कोई भी हटा सकता है। और अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे ना बच्चों, तो सत्ता क्या होगी? वो वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कब्जे में कर लेगी, और फिर क्या होगा? अब वो अपनी मनमानी चलाएगी। इसीलिए क्या है, क्योंकि चुनाव एक माध्यम है जो सत्तारूढ़ पार्टी को हटाकर दूसरे विपक्ष पार्टी को सत्ता में ला सकती है। चुनाव ही एक माध्यम है, अदरवाइज कोई माध्यम है। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो भारत में भी चुनाव ही एक माध्यम है कि अगर विपक्ष को सत्ता में लाना है तो चुनाव कराने होंगे, चुनाव में विपक्ष जीतेगा तो सत्ता में आएगा, अदरवाइज जो पार्टी बनी हुई है, जो अगर वही जीत गई तो वो फिर से पट्टी सत्ता में आ जाए। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो सरकार, जो पार्टी है, एनडीए सरकार कहते हैं हम जिनको, वो 3 साल लगातार 3 टेन्योर होने वाले हैं, मतलब 2 टेन्योर पूरे कर लिए, तीसरा ये चालू है उनका। ठीक है, तो ये बात है। तो मतलब ऐसे ही, जैसे बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे चाइना की बात करें बच्चों, चाइना की बात करें, चाइना में एक एग्जांपल लेता है, बहुत प्यारा चाइना का एग्जांपल है। बोलो चाइना की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो चाइना कहता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। तो हमने भी बोल लिया भैया ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन हम आपके जो लोकतंत्र आप कह रहे हो, हम उसको इन विशेषताओं से मिलाकर देखते हैं, क्या आप सही में लोकतांत्रिक देश हो? तो बच्चों चाइना में क्या है कि चाइना में आप देख रहे हो बहुत समय से, है ना, एक ही व्यक्ति वहां का शासक बना हुआ है, रूलर बना हुआ है। और वहां पर बच्चों क्या है? सिंगल पार्टी है, वहां पर एक ही पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। क्या नाम है बच्चों? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी यही लिखेंगे। हिंदी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना लिखेंगे और हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है और हिंदी में भी। देवनागरी लिखी में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, ऐसे लिख सकते हो बस, ये पार्टी है और यही पार्टी। अब बच्चों जैसे किसी को चुनाव लड़ना है हर 5 साल में, यहाँ की जो संसद है ना, उसका क्या नाम है? राष्ट्रीय जन संसद। यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय जन संसद। यहाँ की चाइना की जो संसद है उसका नाम है राष्ट्रीय जन संसद नाम है। अब बच्चों एक चीज समझना है, ये जो राष्ट्रीय जन संसद है, और चाइना में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होंगे। और इस राष्ट्रीय जन संसद के, ठीक है, इस राष्ट्रीय जन संसद में जो है 3000 लोगों का चुनाव होता है। 3000 लोगों का क्या है? चुनाव होता है। ठीक है, और इस राष्ट्रीय जन संसद में कुछ लोग जो है, कुछ सेना के लोग भी जाते हैं,
सेना के लोग भी जाएंगे इस राष्ट्रीय जनसंसद में। अब बच्चों ये राष्ट्रीय जनसंसद में जो 3000 लोगों को जब चुनाव होता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति चाइना में चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से क्या है बच्चों, उससे क्या है, उससे सहमति लेनी होगी। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अगर उस व्यक्ति को सहमति दे देगी तो ही वो व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकता है। और वहां पर जितनी भी पार्टियां हैं सब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से ही की सहमति से ही बनी है। यानी वहां पर सर्वोपरि पार्टी जो कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और इसी का जो लीडर होता है वही देश का हेड बनता है ना, संभालता है देश को। तो अब आप सोचो कि एक ही पार्टी है बच्चों, और उस पार्टी के अलावा आप किसी दूसरे पार्टी को बना नहीं सकते। बनाओगे तो आपको इसी पार्टी से सहमति लेनी होगी, इनडायरेक्टली आप इसी पार्टी के अंडर में काम करोगे। कोई भी निष्पक्ष चुनाव लड़ नहीं सकता, कोई भी स्वतंत्र रूप से निर्दलीय जो है चुनाव लड़ नहीं सकता। जैसे हमारे भारत में तो बिना निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब आप अपनी खुद की पार्टी बना लो और आप खुद चुनाव लड़ लो और जीत जाओ। जैसे अभी एक जल्दी हाल ही में एक एमपी बनकर आए हैं जिनका नाम है आजाद चंद्रशेखर रावण, है ना, आजाद चंद्रशेखर उनको नाम मतलब बोलते हैं, नगीना क्षेत्र से वो जीत कर आए हैं। तो वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। उन्होंने ऐसा नहीं कि कांग्रेस एक बड़ी पुरानी पार्टी है तो उससे सहमति ली है या बीजेपी से ली है, ऐसा कुछ नहीं। वो इंडिपेंडेंट लड़े, वो जीत गए। लेकिन चाइना में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब तक आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सदस्यता नहीं लोगे, जब तक आप उससे सहमति नहीं लोगे, तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और अगर उसने सहमति देने से मना कर दे तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो क्या ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है? तो नहीं बच्चों, क्योंकि आपने लोगों के लिए ऑप्शन ही बंद कर दिए। कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी है। अब लोग चुनाव हो करा भी रहे हो तो लोग वोट किसे ही देंगे? तो इससे संबंधित लोगों को ही वोट दे रहे हैं। तो लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं है कि वो कोई दूसरी पार्टी को वोट दें या वहां के और दूसरे लोगों को चुन सके। तो ये क्या है, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ कि लोगों के पास विकल्प नहीं है। जब तक विकल्प ना हो लोकतंत्र में, तब तक कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था? तो ये चीज आपको समझना होगा मेरे लाल और लालियों, ठीक है? तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। और एक चीज और होती है, ये तो आपकी एनसीईआरटी की बातें हो गई। अब कुछ ये 3 चीजें जो है मैंने दी हैं ताकि आपके लोकतंत्र के बारे में और अच्छी समझ विकसित हो। आप अपने आंसर में ये 5 पॉइंट लिख देना, बाकी ये 3 पॉइंट मेरे तरफ से हैं आपके लिए एक समझ बनाने के लिए। बच्चों मैंने जैसे आपसे कहा है कि हम ना सिर्फ आपको पढ़ाएंगे बल्कि एनसीईआरटी या चीजों को हम आपको सिखाएंगे ताकि आप अच्छे से चीजों को सीखो, रिलेट कर पाओ आज की राजनीति से और चीजों से, ठीक है? तो जब अब हम 6 नंबर की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक मुख्य होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब बच्चों हमारे जो विचार हैं, जो किसी भी देश के नागरिक, जैसे मान लो जो भी लोकतांत्रिक देश है, उस देश में जो नागरिक हैं उनके अपने विचार होते हैं, उनके अपने मत होते हैं। जब तक उन मतों को या विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक उस देश को लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जाएगा। जैसे बच्चों अगर हम बात करें, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, इस पार्टी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। अगर किसी ने बोला तो उसको जेल में जो ठूस दिया जाएगा, उसको जो है देशद्रोही या जैसे कुछ आपराधिक क्रियाओं में फंसा कर क्या है उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या अगर जैसे हम है बच्चों, आज बच्चों जो है टेक्नोलॉजी का एरा है और दूर जो संचारिक व्यवस्थाओं का एक एरा है। अगर इसमें बच्चों जैसे हमारा मन कर रहा है टेलीग्राम सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एक ट्विटर पर कुछ लिखने का, जब हम कुछ लिखने का मन कर रहा है और हम बोलने के लिए हमें स्वतंत्रता है तो हम लिख सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है, अगर कोई सरकार के खिलाफ कुछ भी लिख देता है तो सरकार क्या करती है, ट्विटर को बोल कर क्या है उसके पोस्ट को हटवा देती। तो इससे क्या हो रहा, उनके जो मत है वो अपने विचारों को खुले तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। किसी भी देश में अगर सरकार के खिलाफ कोई बोल रहा है तो ऐसा एक ऑरा बना दिया जाता है कि ये सरकार विरोधी है, ये देश विरोधी है, और उसको क्या है उसको क्या है जेल में या कहीं डलवा दिया जाता है। तो भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बच्चों आपको एक बात बताता, एक चीज समझाता हूं। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र के सीएम थे, उनकी डेथ हो गई, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम की डेथ हो गई और वो सीएम जो थे काफी पॉपुलर थे अपने लोगों में, ठीक है। तो जब उनकी डेथ हो गई तो उसमें क्या हुआ, उनमें 2 दिन की शोक की छुट्टी दे दी। शोक की छुट्टी होती है ना, बड़े बड़े सीएम जो भी कोई अधिकारी मतलब जो कोई लीडर खत्म होता है, वहां की डेथ होती है तो क्या होता है कि अवकाश दे दिया जाता है। तो महाराष्ट्र में 2 दिन का अवकाश दे दिया गया। एक मुस्लिम लड़की थी, उसने पोस्ट कर दिया कि छुट्टी क्यों, मतलब ऐसे कुछ करके पोस्ट कर दिया। अब जो उस पार्टी से रिलेटेड जो लोग थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, वो लोग उसके घर चले गए, घर जाकर उसके घर पर तोड़फोड़ की और उसको मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई की और सारी कुछ चीजें, उनको पुलिस खादी प्रशासन का सामना झेलना पड़ा। तो ऐसा किया गया। अब आप सोचो कि उस व्यक्ति, क्या उसके लिए ये लोकतंत्र है? तो नहीं है बच्चों, यही बृहद रूप समझा रहा हूं जो लास्ट में समझाऊंगा। अब उसके लिए ये लोकतंत्र
क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को अपने विचारों को, अपने चीजों को एक्सप्रेस करने की पूरी आजादी होती, और जहां पर वो ये नहीं कर पा रहे तो वो वहां समझ लो लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में लोग ही सब कुछ, आपको तो सरकार बनाकर हमने भेजा है, और आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? तो ये चीजें हैं, बात समझ में आ रही है? तो विचारों की अभिव्यक्ति, जैसे मेरा मन है, मैं कुछ लिखने का मन है, मुझे कुछ बोलने का मन है, मुझे किसी मंच पर भाषण देने का है, तो हम दे सकते। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में यह बात बोली गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में दी गई है, जो 6 तरीके की स्वतंत्रताओं के बारे में बात करता है। हम बात करेंगे आगे कभी जब संविधान पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या कह रहे हैं, मतलब हमें लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में विचारों को अभिव्यक्त करने को, विचार अभिव्यक्त मतलब बोलना, जो भी हमारे मन में है हम उसको बोल सके और हमारे पास ये आजादी हो, ये बात कह रहा है। ठीक है, ये होना चाहिए। फिर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो बच्चों लोकतंत्र में देखो, अब लोकतंत्र में क्या होता है, कोई भी देश है, कोई भी देश में कुछ लोग बहुसंख्यक होंगे, किसी की आबादी ज्यादा होगी, किसी की आबादी कम होगी। दुनिया के जितने भी आज देश हैं आप उठा के देख लो, तो वहां पर कुछ लोग बहुसंख्यक में होंगे यानी उनकी आबादी ज्यादा है, और कुछ लोग अल्पसंख्यक में है यानी उनकी आबादी कम है। ये हर एक देश में मिलेगा आपको। जैसे भारत की बात करें बच्चों, तो भारत में 7 धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, है ना, सिख, यहूदी और भी पारसी, ऐसे करके आप देख सकते हो। अब यहां पर हिंदू, हमारे भारत में अगर हम बात करें तो हिंदू बहुसंख्यक में, यानी हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि हम बहुसंख्यक में हैं तो हम तानाशाही चलाएं, हमारे अकॉर्डिंग ही संविधान चलेगा, हम ही जो है हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, ये बहुत सारी चीजें, मैं उस डिबेट पे नहीं जाना चाहता। लेकिन बच्चों उससे क्या होगा, इससे होता यह है कि अगर हम बहुसंख्यक को ध्यान में रखकर नीतियां बनाएंगे और अल्पसंख्यक को ध्यान में उनको दरकिनार करेंगे, तो उनके अंदर क्या है, एक अलगाव की भावना आएगी। जैसे 10th क्लास में जब आओगे तो आप देखोगे एक सत्ता की साझेदारी करके चैप्टर है, उसमें बच्चों बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी दी गई, ऐसे उसमें सब। तो उनके मन में क्या आएगा बच्चों, उनके मन लगेगा अल्पसंख्यक की हमारा कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव, जो दोगलेपन का भेदभाव किया जा रहा है, और हमें, तो उनके अंदर फिर क्या होगा, एक संघर्ष की भावना आ जाएगी। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यक को भी पूरा अधिकार दिया जाता है। जैसे बच्चे हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के संस्कृति और समाज को संरक्षित करने के लिए भी क्या है, बहुत सारे प्रयास किए गए। तो बच्चों अल्पसंख्यकों को भी क्या है, बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है, उनको भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलता है लोकतंत्र में। ठीक है ना, ठीक है, ये बात समझने में आना। और बच्चों क्या होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। बच्चों किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी यही चीज, अच्छी चीज होती है क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका जो होती है संविधान और बच्चों लोगों के, नागरिकों का अधिकारों का, लोगों के जो नागरिक हैं, नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको संरक्षित करने का काम करती है। यानी लोगों के अधिकारों का या नागरिकों के अधिकारों और संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है बच्चों, तो न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो सरकार मनमानी करेगी, सरकार अपने तरीके से नियम कानूनों को लागू करेगी। और इसीलिए जो भी लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें जो न्यायपालिका होती है, जो जुडिशरी होती है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। वो आप देखो ना, मैंने क्या दिल्ली का एग्जांपल आपको लिया, तो दिल्ली सरकार को न्यायपालिका डांट रही है कि आप क्यों लोगों को रेन बसेरे क्यों नहीं बनाकर दे रहे। तो ऐसा क्यों कर पा रही, क्योंकि लोगों का विश्वास है न्यायपालिका, और न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो संविधान का संरक्षक है, लोगों के अधिकारों के संरक्षक है, और वो लोगों संविधान की रक्षा करते हुए और लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए वो सरकार को भी डांटती है। और बच्चों अगर आप देखो तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे चुनावी बॉन्ड में एक मसला उठा था। चुनावी बॉन्ड में जो है सरकार के अधिकारियों को बुलाकर सुप्रीम कोर्ट ने डांटा था। तो डांटने का अधिकार क्यों मिल पा रहा है, क्योंकि वो संविधान का संरक्षक है, और संविधान के दायरे में रहकर ही क्या है, सरकार चलानी होती, सरकार को अपना काम करना होता, और सरकार से जैसे बियॉन्ड जाती है, संविधान से जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करती है, न्यायपालिका वहां डंडा लेके खड़ी होती है कि आओ बेटा अभी देते हैं तुमको 4 और सुधर जाओगे तुम। तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो एक तरीके से द्वारपाल का काम करती है, संविधान और अधिकारों की रक्षा की। वो डंडा लिए खड़ी रहती कि जैसे ही तुमने लोगों के अधिकारों पर चोट पहुंचाई ना, तो मैं तुम्हारे 4 डंडे मारूंगा, तुमको सुधार दूंगी। और ऐसे अगर तुमने संविधान का क्षरण करने का या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वहां पर आपको क्या है, न्यायपालिका के लोग खड़े हुए मिलेंगे। तो ये इसीलिए स्वतंत्र, न्यायपालिका को स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा। जैसे अगर एक एग्जांपल में लेता हूं, जैसे जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में न्यायपालिका उतनी स्वतंत्र मजबूत नहीं थी पहले, 2006 से पहले तक। वहां पर क्या था, संसद सर्वोपरि था, संसद ही सब कुछ थी।
संसद ही सब कुछ थी। ब्रिटेन के संसद के बारे में बच्चों एक बात कही जाती थी कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा दुनिया के सारे काम कर सकती है। उसके बारे में यह कहा जाता था, मतलब ये कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद जो है स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा दुनिया के सारे काम कर सकती, वो ऐसा कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो सर्वोपरि थी। अगर संसद चाहे तो लोगों के अधिकारों को छीन भी सकती थी, क्योंकि संसद वहां पर सर्वोपरि थी। लेकिन भारत में क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऐसी अमेरिका में स्वतंत्र न्यायपालिका। और बच्चों मैं आपको बता दूं, जो भारत की न्यायपालिका है वो दुनिया की सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका है। पिछले कई सालों के, कई दशकों में संविधान में या स्वतंत्र न्यायपालिका ने या न्यायपालिका ने कुछ ऐसे निर्णय दिए हैं जिसके आधार पर उसको हम लोग ये फील कर पाते हैं कि बच्चों वास्तव में वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम कर रही है और वो एक शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभर आ रही है। आप सोचो कि एक बहुमत की सरकार के लोगों को बुलाकर डांटना कितना बड़ा पावर है। तो संविधान की स्वतंत्र न्यायपालिका ऐसा कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसको संविधान ने ऐसा अधिकार दिया है। तो बच्चों लोकतंत्र की ये कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर आपको ये कह सकते हो कि ये देश लोकतांत्रिक देश है और ये देश गैर लोकतांत्रिक होने का दिखावा कर रहा है, वास्तविक लोकतंत्र नहीं। मैंने क्या कहा था? आपको यह भी समझना होगा कि विशेषताओं के आधार पर आप यह भी समझ पाओगे कि कौन सा देश वास्तविक लोकतंत्र है, आदर्श रूप में लोकतंत्र है, और कौन सा देश जो लोकतंत्र तो कह रहा है कि हम लोकतंत्र है लेकिन वास्तव में वो दिखावटी लोकतंत्र है, उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, तो ये आप इनके माध्यम से आप समझ पाओगे। अब हम बात करेंगे बच्चों लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। अभी तक हमने लोकतंत्र क्या है ये पढ़ा था और लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है ये देख ली। अब लोकतंत्र क्यों, और क्यों के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। या मैं पहले लोकतंत्र के खिलाफ छोड़ो, पहले हम कर लेते हैं बच्चों क्या, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क पहले देखते हैं, फिर हम लोकतंत्र के खिलाफ देखेंगे। पहले बच्चों हम करेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, फिर हम खिलाफ में करेंगे ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या है। ठीक है, कनेक्ट करके चलते हैं। तो बच्चों लोकतंत्र के पक्ष में सबसे बड़ी पहला तर्क जो है, देखो क्योंकि आज दुनिया में 200 से अधिक देश हैं। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में तो उसने 193 रजिस्टर्ड देश हैं, वैसे 200 से अधिक ज्यादा देश हो चुके हैं। अब अगर आप 200 से अधिक देश देखोगे तो दुनिया में जो 200 से अधिक पूरे विश्व में जो देश हैं उनमें से 100 से भी ज्यादा 150 से ज्यादा देश ऐसे होंगे जहां पर आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखती है। तो लोकतंत्र में ऐसी क्या अच्छाइयां हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर उस देश के लोगों ने अपने यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई। और जो देश पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थे, राजशाही में थे, उन्होंने खुद को कन्वर्ट करके लोकतंत्र की ओर बदल दिया। जैसे बच्चों क्या है, भूटान एक देश था जहां पर राजशाही थी और वहां के राजा ने खुद कहा कि हम राजशाही को त्याग कर हम लोकतंत्र की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो क्या अच्छाइयां हैं बच्चों लोकतंत्र में, क्या अच्छे गुण हैं उस लोकतंत्र के, वो चीज हमें समझना है। और क्यों दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों में हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है, यह चीज हमें समझना है। तो लोकतंत्र के खिलाफ के पक्ष में जब तर्क आप पढ़ोगे तभी आप समझ पाओगे कि वास्तव में लोकतंत्र उस चिड़िया का नाम है जो लोगों को सुकून देती है, जो विश्व में शांति बनाए रखना चाहती है, जो देश के लोगों को सर्वोपरि बना देती है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्या होता है बच्चों, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। कैसे बच्चों, तो दिल्ली का एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जज दिल्ली सरकार के बुलाकर उसको डांट रही है, कह रही है कि आपने काम क्यों नहीं करो। जवाबदेही का मतलब यह होता है कि सरकार अकाउंटेबल होती है लोगों के प्रति, उसको डर लगा रहता है कि अगर जो हमने वादे किए हुए हैं, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, जब हम अपना मैनिफेस्टो लेकर आए जिसमें हमने ये वादे किए कि हम 15 लाख रुपए दे देंगे, हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे और तमाम तरीके के, और अगर ऐसा नहीं किया तो सरकार, देश की जनता जो है वो हमें हटा देगी। और अगर हमने उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा को अगर ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों को नहीं बनाया तो क्या है, देश की जनता जो है हमें नेक्स्ट टेनओवर में शायद इस सत्ता से हटा दे। तो जो लोकतंत्र में जो होता है, सरकार को ज्यादा अकाउंटेबल और ज्यादा जवाबदेही बनाती है। आपको मैं बताता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं। देश में क्या हुआ, अकाल पड़ रहा था, अपने भारत की एग्जांपल है, ध्यान सुनो। देश में अकाल पड़ा तो हुआ क्या कि जो अन्न था और उस अन्न को क्या है गोदाम में रखा हुआ था। अब देश की जो सुप्रीम कोर्ट ये चीज देख रही थी और सरकार जो है गोडाउन को
गोडाउन को खाली कर कर क्या है लोगों को अन्न बांट नहीं रही थी। तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, ठीक है, और बुलाकर कहा कि जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है तो भूखे लोग, जो लोग मर रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं दे रहे। तो सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग नहीं मर रहे हैं और हमारे देश में पर्याप्त अन्न है और हम प्रोवाइड करा रहे हैं, गोदाम को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा। तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, कहा कि मैं आपकी हर एक गतिविधियों को ध्यान में रख रही हूं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रख रही हूं, और अगर कहीं ये गोडाउन पड़ा रखा सड़ गया और खराब हुआ और लोग भूख के कारण मारे गए तो आप इसके लिए जवाबदेही होंगे और आपको सुप्रीम कोर्ट में आकर इसकी जवाब देना होगा। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट इसलिए कह पा रही क्योंकि सरकार जवाबदेही है। अगर कुछ भी सरकार की ऐसा करती है जिससे लोगों के हितों को ताक पर रखकर वो अपना हित ध्यान में रखती है, तो फिर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या लोग जो है उससे जवाब मांगते हैं। और लोग जवाब कैसे देते हैं, तो लोग अगले चुनाव में आपको हरा देंगे। इसी का डर होते हुए जो कोई भी सरकार होती है लोकतंत्र में, क्योंकि उसको पता है 5 साल की, जैसे भारत में 5 साल के बाद चुनाव होंगे, उसे मालूम है कि 5 साल तक तो हम कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हमने अच्छे से काम नहीं किया, लोगों के हितों को ध्यान में रखकर काम नहीं किया, तो लोग अगली साल क्या करेंगे, हमें सत्ता से हटा देंगे और हमें क्या है, फिर से हमें एक विपक्ष सत्ताहीन कर देंगे। तो इसी डर से क्या है, सरकार जो है नीतियां और कार्यक्रम चलाती रहती है। जैसे आप देखो ना कि हमारे भारत में जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि जो भूखे, जो गरीब लोग हैं, जो वास्तव में खाना नहीं ले सकते अपने हाथ से, तो सरकार की जिम्मेदारी बन रही है कि सरकार उनको खाना दे, सरकार उनको खाना दे, और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो मुफ्त में अनाज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सरकार का कर्तव्य है और इसकी एक जवाबदेही भी है। नहीं करोगे तो आपको जवाब देना होगा। बच्चों क्लियर है पहला मतलब। फिर देखो लोकतांत्रिक, दूसरा, व्यवस्थाओं में प्रमुख फैसले व्यापक चर्चा और बहसों के बाद ही लिए जाते हैं, जिससे कि गलती की गुंजाइश कम हो और बेहतर निर्णय की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। अब बच्चों जैसे कि कोई भी निर्णय लिया जाता है लोकतंत्र में, कोई भी, क्योंकि लोकतंत्र में जैसे हमारा भारत है, हमारे भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली, मैंने पहले ही बताया आपको। अब इस संसदीय प्रणाली में लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होते हैं। अब लोकसभा में बच्चों 545 लोग हैं इस समय और राज्यसभा में 250। अब 545 और 250 लगभग 700 लोग, लगभग 700 लोग, मैं मान लो लगभग 700 लोग किसी भी चीज पर, किसी भी नियम कानून को बनाते समय निर्णय, बहस होगी, जब वो निर्णय लिया जाएगा तो फिर क्या होगा, वो बहुत अच्छा होगा। अगर एक व्यक्ति निर्णय लेता है तो वो हो सकता है कि अभी अच्छा हो और कभी कभी हो सकता है गलत हो, लेकिन 700-800 लोग मिलकर किसी चीज पर बहस कर रहे हैं, उस पर काफी बहस होगा, उसके एक खंड पर बहस होगा, हर एक चीज पर बहस होगा, उस पर चर्चाएं होंगी, और फिर उसके बाद जो निर्णय निकल कर आएगा उसमें गलतियां होने की गुंजाइश कम होती है, और अगर गलतियां होती भी हैं तो बाद में उसको सुधारा भी लिया जाता है। तो लोकतंत्र में क्या होती है, कोई भी नियम कानून, कोई भी नीतियां बनाने से पहले क्या है, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा और बहस होती है, और उसके बाद क्या होता है, कोई भी निर्णय लिया जाता है। तो वही कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रमुख फैसले व्यापक चर्चा और बहसों के बाद ही लिए जाते हैं, जिससे कि गलती की गुंजाइश कम और बेहतर निर्णय लेने की संभावनाओं को बढ़ाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि निर्णय जो लिया गया वो सही ही हो, लेकिन संभावनाएं कर दी जाती, बढ़ा दी जाती कि जब इतने लोगों ने चर्चा की, इतने लोगों ने बहस की है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो निर्णय आएगा ये अच्छा ही होगा। इसीलिए देश, हमारे भारत में जो बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई है, क्योंकि ये मानकर चलते हैं कि हमारे देश के प्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने चुनकर भेजा है, और वो अगर कोई निर्णय ले ले तो वो हमारे लिए। कुछ निर्णय कभी कभी गलत भी हो जाते हैं सरकार के, तो सरकार उसको वापस लेकर उसको सही भी करती है। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी लोकतंत्र में। राजा, ऐसा नहीं है कि राजा राजतंत्र शाही है, जैसे लुई 14 कहा करता था कि आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज द लॉ, मैं ही राज्य हूं और मेरा शब्द ही कानून है। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता बच्चों कि आपने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसको कभी नहीं मिट सकती है। अगर जनता आपकी उन बातों को, उन नियम कानूनों का विरोध करती है तो आपको वो जो है वापस लेना पड़ेगा। जैसे बच्चों पंजाब हरियाणा किसानों ने 3 किसान बिलों का विरोध किया, तो सरकार ने काफी लंबे विरोध के बाद क्या है, सरकार ने 3 किसान कानून वापस ले लिए, क्योंकि जो जिसके लिए आप कानून बना रहे हो वो कानून को मानने के लिए राजी नहीं है, तो आप क्या उन पर जबरदस्ती थोपोगे? और देश की जनता जो देश की मालिक है, आप उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो सरकार ने क्या किया, सरकार को ये चीज समझ में आई कि हमसे गलती हुई, और उन्होंने क्या किया, उसको वापस ले लिया। तो वापस लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्योंकि सरकार अपनी गलतियों को भी मानती है। जब देश की जनता जिस कानून को मानने से मना कर दे, सरकार उस पर थोप नहीं सकती। बात समझ में आ रही है? चलो अब आगे बात करते हैं। लोकतंत्र
मतभेदों और संघर्षों से निपटने का एक तरीका प्रदान करता है। मतभेदों और संघर्षों मतलब जैसे हमारे भारत की बात करते हैं बच्चों, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और भारत विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ धर्म, जाति, लिंग, लिंग मतलब आपको ट्रांसजेंडर भी मिल जाएंगे, कब तो धर्म, जाति, संप्रदाय, नस्ल, ठीक है, और बहुत सारी विविधता आपको भारत में देखने को मिलेगी। अब बच्चों इतनी सारी विविधता होने के बावजूद हम एक अच्छे लोकतांत्रिक देश में जी पा रहे हैं, एक सही तरीके से देश को चला पा रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन यह है कि क्योंकि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों अपनाई है? क्योंकि हमने अपने देश के सभी वर्ग को, सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों को संविधान में पर्याप्त अवसर और पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। और इसी के वजह से क्या है, आज इतनी सारी विविधता होने के बावजूद जो है हम एक अच्छे लोकतांत्रिक देश की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि यह जरूर है कि कभी कभी देश में कुछ दंगे, कुछ फसाद आपको देखने को मिलते हैं, तो वो तो हर एक देश में ही होता है बच्चों। जिस घर में 4 बर्तन होंगे वो 4 बर्तन शोर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश को एकदम ऐसा कुछ हो जाए कि देश एकदम टूटने फूटने पर आ जाए, ऐसा आज तक नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं बच्चों की एक बार हुआ क्या कि देश में जब हमारे यहां ब्रिटेन के लोग शासन कर रहे थे और जब ब्रिटेन के लोग भारत में शासन कर रहे थे, तो उस समय एक रिपोर्ट आई थी, एक साइमन कमीशन भारत आया। मैं आपको 10th में पढ़ाऊंगा ये, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद, एक चैप्टर है 10th में, उसमें पढ़ाता हूं मैं। हालांकि मैं यहां इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसको समझना है आपको। क्या हुआ था, यहां पर साइमन कमीशन भारत आए और साइमन कमीशन का जब भारत आया तो भारत के लोगों ने उस कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन अंग्रेज के लोग थे, अंग्रेजी लोग कुछ सुधार लेकर भारत के लिए आए थे और उसका संविधान, उसका भारतीय लोगों ने विरोध किया। अब जब विरोध किया तो उस समय देश के भारत में जो ब्रिटेन सचिव थे, भारत के जो सचिव थे, उनका नाम था बर्कनहेड। बर्कनहेड ने क्या है, भारतीय लोगों को एक चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि भारत एक देश नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत एक देश नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि भारत एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम है जिसमें एक धर्म के लोग नहीं हैं, एक जाति के लोग नहीं हैं, एक संप्रदाय के लोग नहीं, बहुत अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं। इसलिए भारत कभी एक देश नहीं बन सकता, और देश बन भी गया तो यहां पर लोकतंत्र सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये लोकतंत्र ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। ये बात उसने बोली थी। लेकिन बच्चों आज हमारे देश को आजाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं, से ज्यादा हो चुके हैं, 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हम एक अच्छे लोकतंत्र की मिसाल लेकर खड़े हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी आबादी जो है 145 करोड़ से भी ज्यादा, ठीक है, 145 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या के साथ हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और हम इतने लोगों को आप सोचो, एक घर में 4 लोगों को साथ लेकर चलना कितना कठिन होता है। 2-4 लड़के हैं तो वो बड़े होते होते क्या है, अलग हो जाते हैं, बिखर जाता है परिवार। लेकिन 145 नरमुंडों को लेकर, नरमुंड मतलब हम लोग ही, नरमुंडों को लेकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाकर चलना देश के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। और जहां पर बहुत ज्यादा विविधता है, विचारों में विविधता है, सोच में विविधता है, लेकिन फिर भी हम लोकतंत्र को बनाए रखे हुए हैं। तो ये पूरे विश्व के लिए क्या है, एक मिसाल है, एक आदर्श है। और देश के लोग, विश्व के लोग जो है वो चौंकते हैं। इसीलिए हमारे 10th में एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना होगा, लोकतंत्र और विविधता। विविधता कैसे लोकतंत्र को स्ट्रांग भी करती है और कैसे वीक भी करती है, ये चीज भी हम 10th में पढ़ेंगे। तो आपको समझना है, विकसित बनाना है, अपने दिमाग को विकसित करना है, अपने दिमाग को चारों तरफ से खोलना है, और आपको समझना है कि क्या लोकतंत्र पावर है किसी देश की या कमजोरी है, या विविधता किसी देश की पावर है या कमजोरी है। तो हमारे देश में विविधता कमजोरी नहीं, हमारे देश की पावर है। और पावर ना होती तो हम 75 साल से ज्यादा लोकतंत्र को सर्वाइव ही नहीं कर पाते, लेकिन हम कर रहे हैं। और देश के लोग, इस देश, विश्व के लोग इस चीज को देखकर चौंकते भी हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। तो संघर्ष से निपटने का एक अच्छा तरीका देता है। समझ में आ रही बात? अब लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा बढ़ाता है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, नागरिकों के पास क्या होते हैं, अधिकार, और उन अधिकारों को उस देश की सरकार भी नहीं छीन सकती। और क्योंकि लोकतंत्र में लोकतंत्र में देश के लोग ही केंद्र में होते हैं, देश के लोग ही सर्वोपरि होते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में जो वहां के लोग होते हैं, वो देश, वहां के लोगों की गरिमा बढ़ती है, क्योंकि लोगों के पास अधिकार है। अधिकार ना तो सरकार छीन सकती है, ना तो न्यायपालिका। कुछ विशेष कारणों को छोड़ दिया जाए, जैसे इमरजेंसी लगती है तो अधिकारों को छीन लिया जाता है, लेकिन वो लोगों के हित में होता है। जैसे बच्चों, जब देश में कोरोना आया तो कोरोना में लोगों से कहा गया, निवेदन किया गया कि आप घर के अंदर रहिए, तो वो लोगों के हित के लिए कहा गया था। ऐसा नहीं है कि सरकार तानाशाही करते हुए और लोगों को घर में रहने के लिए बाध्य कर रही है।
तो लोगों के हित के लिए कभी कभी लोगों नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है, तो वो देश के लोगों के हित में होता है। लेकिन सरकार मनमर्जी करके देश के नागरिकों के अधिकारों को नहीं छीन सकती। तो अधिकार है, इसी वजह से लोगों की गरिमा बढ़ी हुई है। अगर अधिकार छीन लिए जाएं तो लोगों के पास क्या रह जाएगा? यहां पर सरकार जब चाहे कीड़े मक्खियों की तरह लोगों को हटा सकती है। और बच्चों एक चीज समझना है, जहां कहीं भी अधिकार होते हैं ना, वहां कुछ कर्तव्य भी होते हैं, और हमें अधिकारों के साथ हमें बहुत सारे कर्तव्य भी दिए गए हैं। हमारे संविधान में कर्तव्यों की बात की गई है, पढ़ेंगे आगे। लेकिन बच्चों आप एक बात याद रखना कि जहां पर अधिकार होते हैं वहां पर उत्तरदायित्व, वहां कर्तव्य भी होते हैं। कर्तव्य के साथ अगर हम अधिकारों का या हम अधिकारों के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करते रहते हैं तो हम एक सच्चे नागरिक और एक सच्चे इंसान बन पाते हैं। क्योंकि हम अधिकारों को तो एंजॉय करना चाहते हैं, अधिकारों का तो भोग करना चाहते हैं, लेकिन हम कर्तव्यों को नहीं निभाना चाहते। और जब हम कर्तव्यों से या दायित्वों से या उत्तरदायित्वों से भागने लगते हैं तो हम एक अच्छे नागरिक और अच्छे बेटा या अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाते। तो बच्चों हमारी हमेशा बात मेरी याद रखना है कि अधिकारों के साथ आपको अपने कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं। अब क्या होता है, लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है क्योंकि यह हमें अपनी गलती ठीक करने का मौका देता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा 3 किसान बिल जो थे, सरकार को लगा कि इससे हमारी गलती हो गई है तो सरकार ने उसको वापस ले लिया। लोकतंत्र में ये पूरा चांसेस है, क्योंकि लोगों हो सकता है, इंसान है, इंसान से गलती हो गई, तो लोकतंत्र में ये पूरी की पूरी संभावना होती है कि जो भी निर्णय लिया गया है उस निर्णय को वापस लेकर उसको सही करके फिर से लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखना है, अपनी गलती ठीक की जा सकती है लोकतंत्र में। क्योंकि कोई भी नियम कानून है उसको हम कभी भी रद्द कर सकते हैं ना। कोई भी नियम कानून बनाया गया है तो सरकार एक संशोधन करके उसको रद्द कर देगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे भारत में, जिसमें क्या हुआ है कि निर्णय को वापस लेकर उसमें संशोधन कर उसको क्या है, उसको लोग फिर से लागू किया गया है। ठीक है, अभी लोकतंत्र के खिलाफ अब पढ़ेंगे ना। अभी तो हम लोग लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देख रहे थे, अब हम देखेंगे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क हैं। अब देखो लोकतंत्र में सबसे बड़ी एक बात ये होती है कि लोकतंत्र में, अब इसको देखना और सुनो मेरी बात को, लोकतंत्र के खिलाफ में ये सबसे बड़ी ये होती है कि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं बच्चों, और चुनाव एक टेनेवर के बाद क्या हो, चुनाव होते हैं। जैसे हमारे भारत में 5 साल का कार्यकाल होता है और 5 साल के बाद में क्या है, चुनाव करा लिए जाएंगे। अब चुनाव में क्या होता है, चुनाव से राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। मान लो कोई पार्टी है, वो 5 साल के लिए आई और वो कुछ योजनाएं बना रही थी, चला रही थी, और अचानक क्या हुआ, 5 साल पूरे हो गए और उसको बदल दिया गया। और बदल दिया गया तो उससे क्या होगा, अब जब बदलोगे तो फिर क्या होगा, कुछ समय के लिए राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। कुछ नियम कानून जो भी नीतियां चल रही थी, जो भी पॉलिसी जो चल रही थी, उनको रोक दिया जाएगा। अब उनको फिर से नए सिरे से चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, बहुत समय भी खर्च हो जाता है, राजनीतिक अस्थिरता भी आ जाती है, और बच्चों हमारा पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। तो वही कह रहा है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। पार्टियां बदल जाएंगी, नेता बदल जाएंगे, इससे क्या होता है। और आजकल देखो ना, हर एक व्यक्ति क्या है, हर एक नेता जो है वो जीतना चाह रहा है, और जीतना चाह रहा है उसके तहत क्या, बहुत सारा भ्रष्टाचार, करप्शन, हत्या जैसी चीजों को भी अंजाम देते रहते हैं आजकल। ठीक है, तो ये समझना है। फिर लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहां नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। यहां पर क्या है, नैतिकता की कोई जगह नहीं है, यहां होगा यहां। ठीक है ना, आज देख लो ना, हर एक नेता बस वो जीतना चाहता है, एन केन प्रकार किसी भी तरीके से लोगों को घूस देना, लोगों के वोट को खरीद लेना, लोगों को मुर्गा बिरयानी और दारू से क्या है, उससे वोट ले लेना। तो ये सब क्या है, बस वो किसी भी तरीके से जीतना चाह रहा, उसकी कोई भी नैतिकता नहीं है, कोई भी सत्यनिष्ठा नहीं है, कोई भी उसका कोई सिद्धांत अपना नहीं बचा है। वो सिर्फ ये चाह रहा है कि हम जीत जाएं, और इसके लिए उसे क्या है, कुछ भी करना पड़े। बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि लीडर्स बनने के लिए वो लोग एक दूसरे का खून कर देते हैं, तो ये भी है। ठीक है, सिर्फ एक खेल रह गया है, राजनीति का खेल रह गया है, यहां नैतिकता की कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो यहां कोई जगह नहीं है। दूसरी बात ये सब, तीसरी क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। हाँ, लोकतंत्र में सबसे बड़ा यही एक चीज है कि यहां पर कोई भी निर्णय लेने में बहुत देरी हो जाती है। अब जैसे राजतंत्र हो या एक व्यक्ति को डिसीजन लेना है, तो सुबह सो कर उठेगा और उसको लगेगा कि ये बदलाव करना चाहिए, वो अनाउंस कर देगा, पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं, यहां पर तो संसद है हमारे भारत में, संसद क्या हुई, हर एक कानून को पारित करेगी, सबको रजामंदी लेगी, सबसे बहस करेगी, चर्चा होगी,
सबसे सहमति लेगी, सहमति लेने के बाद वो पास होगा। और हो सकता है कि उनके बीच में मतभेद हो जाए, फिर वो पास ही ना हो, ये भी हो जाता है। इस वजह से क्या है, कभी कभी देरी हो जाती है। 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल तक कोई भी नियम कानून लटका रहता है, वो बन ही नहीं पाता है। उससे क्या है, निर्णय में देरी होती है। तो लोकतंत्र में ये चीज तो है बच्चों, क्योंकि लोकतंत्र में नौकरशाही है। जैसे बच्चों आप देखो ना, आप पुलिस चौकी गए, पुलिस चौकी में आपने कोई FIR लिखाई। अब FIR लिखाई तो वो क्या करेगा, ऊपर परमिशन लेगा, फिर उससे ऊपर परमिशन लेगा, देन उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी कार्रवाई होगी, देन उसके बाद तो एक लंबा प्रोसेस चलता है लोकतंत्र में। इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी निर्णय लेने में, कोई भी चीज करने में क्या है, बहुत देरी हो जाती है। ये एक चीज है समझना, ठीक है। फिर क्या करें, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, इसके चलते जो फैसले हैं वो खराब होते हैं। जैसे बच्चों क्या है, आज आप देख लो कि कुछ हमारे भारत में भी है, पूरे विश्व में भी है, कि जैसे हमारे भारत की बहुत सारे जो नेता के बेटा जो है वो बाहर कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कहीं रूस में, कहीं कहीं पढ़ रहे हैं। वो लोग पढ़ने के बाद उनका जब कुछ नहीं होता तो वो अपने आते हैं अपने पापा की विरासत को संभालने के लिए। अब वो किसी पार्टी के हैं तो वो क्या करते हैं, आएंगे, बस उनके पापा जो है अपने बेटे को राजनीति में उतार देंगे। अब उस बेटे को ये पता ही नहीं है कि देश की समस्याएं क्या हैं, देश को क्या चाहिए, क्योंकि वो ज्यादातर समय बाहर रहा है, उसको पता ही नहीं क्या समस्या है। और वो राजनीति में आएगा। अब वो राजनीति में आएगा तो वो भैया लाइफ स्टाइल ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और सारी जगहों को जी कर आया, तो वो वैसे ही निर्णय ले लेगा। आप भाई जैसे एनवायरमेंट में, जैसे वातावरण में रहते हो, आपका निर्णय, आपके सोचने की क्षमता भी वैसे ही हो जाती है। तो वो क्या है, उसके कभी कभी निर्णय क्या होगा, खराब हो जाते हैं, अच्छे नहीं ले पाता वो निर्णय। क्यों? क्योंकि उसको बेसिक समस्याओं को पता ही नहीं। बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि हुआ क्या था कि एक बार जब महात्मा गांधी 1915 में, हमारे राष्ट्रपिता जो हैं, जब वो 1915 में भारत आए अफ्रीका से लौटकर, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम कांग्रेस में शामिल हों। और कांग्रेस जो है भारत में उस समय एक राजनीतिक पार्टी थी जो देश की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। अब उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम कांग्रेस में शामिल होकर देश की सेवा करें और देश की समस्याओं को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास वो गए, तो उन्होंने पूछा कि हम कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, और क्योंकि हम देश की सेवा करना चाहते हैं और इसके लिए हम कांग्रेस में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि देखो, आपका ज्यादातर जीवन जो है विदेशों में बीता है, आप पढ़ने ब्रिटेन गए, उसके बाद आप जब यहां आए तो उसके बाद आप अफ्रीका में आपने वकालत की, आप भारत में रहे नहीं और आपने भारत को समझा नहीं। अगर भारत के लोगों की समस्याओं को सुलझाना है और भारत के लोगों के बारे में उनके लिए कुछ करना है, तो पहले समझो कि उनकी समस्या क्या है, उनके हितों को समझो, उनकी क्या समस्या है, पहले इनको जानो। जब आप इसको जान जाओगे तब उसी के अनुसार काम करो। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने के अनुसार गांधी जी 1915 के बाद उन्होंने 2 सालों तक भारत की लगातार यात्रा की, और भारत की यात्रा करने के बाद उनको एक चीज ये समझ में आ गई, सच में मुझे भारत के बारे में तो संपूर्ण पता ही नहीं था, और भारत के बारे में ढूंढने से हमें यह पता चल गया है कि भारत की असली समस्या क्या है। और उसके बाद उन्होंने भारत के लिए कई आंदोलन चलाए। जब उनको भारत की समझ हो गई, ऐसी अभी जो जल्दी हाल ही में एक लीडर जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी, पहले वो भी क्योंकि बाहर रहे ज्यादातर समय, उनको भारत के बारे में उतनी समझ नहीं थी, वो भारत के लोगों को उतना कनेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तो उसके बाद उनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया। अब वो लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं, लोग उनको चाहने लगे, जानने लगे हैं। तो भाई अगर हमें किसी की चीजों को, अगर हम किसी की समस्या को जानना चाहते हैं तो पहले अगर किसी की समस्या को समाधान करना चाहते हैं तो पहले उसकी समस्या को जानना होगा। जब तक हम समस्याओं को जानेंगे नहीं, हम समाधान कैसे निकाल पाएंगे। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों के जो लीडर्स हैं, कुछ लोगों, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, वो बाहर रहते हैं, उनको असली ग्राउंड लेवल पर क्या समस्या है वो पता ही नहीं है, तो वो अच्छे निर्णय कैसे ले पाएंगे बच्चों मेरे, कैसे ले पाएंगे। क्योंकि आज हमारे भारत में अगर हम देखें तो जितनी भी पार्टियां हैं सब परिवारवाद से घिरी हुई है, सब परिवारवाद से घिरी हुई है। उसमें क्या कोई भी पार्टी हो, भारत की कोई भी पार्टी आप उठा के देख लो, सब परिवारवाद से घिरी हुई है। मतलब उनके पिता कुछ थे, देन उसके बाद उनके बेटा आ गए, वो राजनीति में शामिल हो गए। और आज देख लो राजनीति जो है इतना महंगी हो गई, इतनी खर्चीली हो गई कि आम आदमी बिना सपोर्ट के राजनीति में चुनाव लड़ ही नहीं सकता, इतना खर्चीला हो गया चुनाव। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई मेरी। तो चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते। ये बात भी क्लियर है आपको, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात। और आगे देखो, लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म देता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। आप देखो चुनाव जीतने के लिए वो क्या करते हैं, लोगों को शराब पिला रहे हैं, सोमरस, मैं वैसे शराब नहीं बोलता हूं, मैं सोमरस बोलता हूं। सोमरस का मतलब होता है शराबी। पहले
लोग पहले भी लोग तो मदिरापान करते थे ना, तो पहले मदिरापान को सोमरस बोला जाता था। तो वही वो लोग सोमरस का सेवन कराते हैं लोगों को, बिरयानी बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, बहुत कुछ ऐसे बांटते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि आप भैया 5,000 रुपए लो और आप बस वोट हमें दे देना। ये क्या, ये भ्रष्टाचार है। अब इसके चक्कर में सोचो आप, एक 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 गरीब व्यक्ति जो चुनाव लड़के एक देश के लिए कुछ करना चाहता है, अब लेकिन उसके पास पैसा नहीं, तो वो लोगों को पैसा नहीं दे पाएगा। और आजकल की जनता भी ऐसी है कि वो पैसा लेकर वोट दे रही है। अब पैसा लेके वोट दोगे तो भाई जाहिर सी बात है, वो पहले क्या है, आपको पैसा कुछ खिलाएंगे, फिर वही पैसा आपसे निकाल भी लेंगे खून चूस चूस के आपका। तो बच्चों क्या है कि भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या हो जाती है इसमें। आज आप देखो, जैसे हम निर्वाचन आयोग ने क्या है, लोकसभा चुनाव के लिए एक अमाउंट फिक्स कर रखा है कि आप इससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हो। विधानसभा चुनाव में भी एक फिक्स अमाउंट रखा है कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं करते, लेकिन लोग लाखों रुपए अमाउंट फिक्स है, लेकिन इसमें आप देखो ग्राम प्रधान के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार। लोग कैसे भी करके क्या है, बस जीतना चाहते हैं। चुनावी प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए क्या करते हैं, इतने ज्यादा बैनर, इतने ज्यादा फालतू चीजों पैसा खर्च करते हैं कि उससे क्या होता है, भ्रष्टाचार। अब जब पैसा खर्च करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से निकालेंगे कैसे? तो माफियाओं से पैसा लेंगे, किसी से चंदा लेंगे, ऐसे करके निकालेंगे। और फिर क्या होगा, उसके बाद उनको कुछ काम देंगे और वो जो पार्टियां हैं या वो जो संस्थाएं हैं वो क्या करेंगे, वो भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये भी सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, आम लोग नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है, उन्हें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, जैसे आप देखो ना कि 5,000 रुपए में बिक जाते हैं, एक शराब की बोतल में बिक जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। बस उनको यह लगता है कि भैया इसने हमें, अभी चुनाव होने वाले थे, इसने हमें 5,000 रुपए की अड्डी दी है, तो मैं चुनाव वोट इसी को दूंगा। अब ये साल भर भले हमारा खून चूसे। इस प्रवृत्ति को बदलना होगा, और अब ये हमारे भारत में बदल भी रही है। पढ़े लिखे युवा, देखो देश में देश की सबसे बड़ी ताकत होती है देश का पढ़ा हुआ युवा। क्योंकि देश का पढ़ा हुआ युवा ना, वो क्वेश्चन करता है, वो सवाल पूछता है। और जब किसी भी सरकार से देश का पढ़ा हुआ युवा जब सरकार पूछता है ना, तो सरकार के पास उत्तर नहीं होते। इसीलिए किसी भी देश की सरकार बच्चों हो ना, वो नहीं चाहेगी कि हमारे देश के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हों। क्योंकि सब जैसे ही वो पढ़ लिख जाएगा ना, वो सवाल तो आपसे ही करेगा। अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपके विरोध में खड़ा होकर विद्रोह कर देगा। लेकिन बच्चों क्या है, जहां पर ज्यादातर लोग अनपढ़ हों, उनको समझ ही नहीं है कि क्या है, तो वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा तो होंगे, लेकिन वो कहने अरे छोड़ो, हमारे चच्चे तो हैं, इनको ही वोट देंगे, ना देंगे तो कहां जाएंगे, गांव के हैं बेचारे, इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं, हमारे लिए तो कर रहे हैं, तो हम लोग चलो इन्हें का वोट दे दिया जाए। अब इन्हें का वोट दे दिया जाए के चक्कर में क्या होता है, सारी चीजें खराब हो जाती हैं। हम, क्योंकि नया बंदा जो खड़ा हो रहा है उसके पास उतने ज्यादा संसाधन नहीं है, वो इतना ज्यादा चुनाव, अब आप वोट नोट लेकर वोट दे रहे हो, तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वो आपके लिए विकास करेगा? पहले तो जो उसने आपको पैसे दिए हैं ना, पहले तो 2-3 साल बैठ के वो अपने वो पैसे निकालेगा। आप नोट लेकर वोट दोगे तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आपके लिए वो विकास का काम करेगा? तो बच्चों समस्याएं तो हमारे ही सिस्टम में हैं, हम ही लोगों में। और एक बात ये कही जाती है कि देश के लोग देश को सुधारते हैं, देश के लोग ही देश को सुधारते हैं। जब हम सुधर जाएंगे ना, तो देश अपने आप सुधर जाएगा, समाज अपने आप सुधर जाएगा, परिवार अपने आप सुधर जाएगा, राज्य अपने आप सुधर जाएगा। हम तो सुधरें। शुरुआत सुधारने की जो पहल है वो हमसे होनी चाहिए, मैं से होनी चाहिए, हमसे नहीं, मैं से। मैं आज प्रण लेता हूं कि मैं देश के लिए काम करूंगा, मैं देश में भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करूंगा, मैं कभी भी किसी से घूस नहीं लूंगा। ये शपथ लो, आज से मेरे बच्चों मेरे सामने शपथ लो कि हम कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और हम देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ले लिए ना शपथ? तो देश में भ्रष्टाचार ना करने का शपथ लो, देश को आगे बढ़ाने की शपथ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और चीज बुरी, क्या बुरी चीज है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। दोबारा आ गया है ये, ठीक है, वही ऊपर वाली चीज है। ठीक है, उनको नहीं पता होना, बस ये चीज है। तो ये समझ में आ गई। तो हमने ये देख लिया। अब हम बच्चे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लोकतंत्र का बृहद अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, ले लूं, क्योंकि मुझे प्यास लगने लगी है। आप लोग भी थोड़ा सा इसको पढ़ लो।
देखो लाल लालियो, मजा आ रहा है ना? अगर आपको वीडियो में सच में मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर जेन्युइन आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रही चीजें, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर जो नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट करके बताया करें कि कैसी लग रही है क्लास। बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि वास्तव में आप क्लास देख रहे हो और आपको क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि आपकी लाइक, आपके कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, और हमें आप जितना मोटिवेट रखोगे हम आपको उतना अच्छा देंगे। मेरा प्रयास बच्चों हमेशा ऐसा रहता है कि हम बच्चों को बेस्ट दे सकें, और मेरे क्लास में पढ़ने के बाद बच्चा तो दुनिया में कहीं भटकना ना पड़े, किसी भी सेक्शन में, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो। तो बच्चों हमारे लिए मोटिवेशन का जो डोज है ना, वो आपका लाइक और कमेंट है, आपका शेयर है, आपका सब्सक्राइबर है, ठीक है? तो आप ठोक के सब्सक्राइब करो चैनल को और लोगों को खूब शेयर करो, क्योंकि हम सब एक परिवार है, एक फैमिली की तरह है, और ये फैमिली तभी आगे बढ़ेगी जब सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। और इस फिजिक्स बाय पंकज सर की जो फैमिली को खूब बड़ा करना है, ठीक है ना? और हम लोग इसमें आपके लिए जितना अच्छा हो सकता है उतना करेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, और प्यार मिल भी रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन हमें इस तरीके से आपका प्रयास हमेशा के लिए चाहिए और बना रहना चाहिए इस तरीके से, और हम लोग आपके लिए बहुत कुछ करते रहेंगे, ठीक है? आगे अच्छे से करते रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों लोकतंत्र का बृहद अर्थ। बच्चों लोकतंत्र क्या सिर्फ उतनी ही विशेषताओं में सिमट जाएगा जो हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं कि लोकतंत्र में जो है शासन जो है लोगों के द्वारा चुनी सरकार होगी, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए? क्या सिर्फ यही लोकतंत्र है? तो नहीं, आज लोकतंत्र का स्वरूप जो है बदल चुका है। आज लोकतंत्र का जो चीज वो है वो बड़ा हो चुका है। लोकतंत्र इन सब से परे चला गया है। लोकतंत्र गरीबी न रहे देश में, इसको देखने का सरकार का काम भी लोकतंत्र है। लोगों को सुरक्षा प्रदान करना भी लोकतंत्र है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करना सरकार का, यह भी लोकतंत्र में आता है। लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी भी लोकतंत्र में आती है। अल्पसंख्यकों को अपने विचारों, अपने मतों का एक्सप्रेस करने का, उनको बराबर अधिकार लेने का, यह भी क्या है, एक बृहद लोकतंत्र में आता है बच्चों। तो लोकतंत्र कोई छोटा स्वरूप नहीं है बच्चों, लोकतंत्र एक बड़ा स्वरूप है, और लोकतंत्र में लोग अपना निर्णय खुद लें, यह एक बृहद स्वरूप। और इसका हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी शासन व्यवस्था में, अपनी चीजों में जो है शामिल करें। और जिस लोकतांत्रिक देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों का भागीदारी होती है, उसी को बृहत्तर लोकतंत्र भी कहा जाता है बच्चों। तो लोकतंत्र आज सिर्फ इन परिभाषाओं में घिरा हुआ नहीं है, इनसे बहुत आगे चला गया है। लोकतंत्र राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है, लोकतंत्र आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है, लोकतंत्र सामाजिक स्वतंत्रता की बात करता है। लोकतंत्र कहता है कि आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकते हो। लोकतंत्र कहता है कि समानता के सिद्धांत की बात करता है, कहता है कि उस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके के असमानता को नहीं झेलना होगा, या किसी भी तरीके के भेदभाव को नहीं झेलना होगा। तो लोकतंत्र आर्थिक रूप से भी सबको मौका देता है कि आप आगे बढ़ो, और आप आगे बढ़ने का पूरा अवसर है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए आपको अपने अधिकारों को पूरी तरीके से एंजॉय करने की अपॉर्चुनिटी है। तो लोकतंत्र इन सब में भी है। लोकतंत्र सिर्फ विशेषताओं में नहीं घिरा है, लोकतंत्र उससे बहुत आगे निकल गया आज, ठीक है? तो ये बात समझ में है। अतः लोकतंत्र का बृहद अर्थ एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें सभी नागरिकों को, चाहे वह शक्तिशाली हो या कमजोर, उसकी बात का समान महत्व हो। यह है लोकतंत्र। आज देखो बच्चों कि हमारे देश में एक बड़ा किसी भी देश में दो वर्ग हो जाते हैं, एक अमीर का, एक गरीब का। गरीब, उसके पास पैसा है, वो आर्थिक रूप से मजबूत है, तो उसने सामाजिक और राजनीतिक रूप से हर एक क्षेत्र में अपने आप को मजबूत कर लिया है। लेकिन गरीब व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति जिसके पास आर्थिक शक्ति नहीं है, वो राजनीतिक रूप से पिछड़ गया है, वो सामाजिक रूप से पिछड़ गया है। इसीलिए होता क्या है बच्चों कि सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो गरीब व्यक्ति है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़ गया है, उसको समाज के मुख्य धारा में लाना है। उसको ऐसा फील ना हो कि हम इस सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। और इसीलिए सरकार क्या करती है, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करती है। जैसे अमीर अगर किसी गरीब का शोषण करता है तो देश में बहुत सारे क्या कहते हैं, कानून नियम बना दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को भी अपने देश में गरिमा को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी मूवीज देखी होंगी पहले कि अमीर व्यक्ति एक गरीब आदमी का शोषण कर रहा है, लेकिन अंत में कानून उसको सजा देता है। तो ऐसा क्यों हो पाता? क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा हो पाता है। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। अमीर एक
बड़ी मछली की तरह होता है और गरीब छोटी छोटी मछलियों की तरह होती हैं, जो समुद्र में रहती तो एक साथ हैं, लेकिन जब भी बड़ी मछली को मौका मिलता है वो छोटी मछली को निगल जाता है। यानी अमीर को अगर मौका मिल जाए तो गरीबों का शोषण करेगा। तो ये शोषण से बचाने का किसने एक हमें लोगों को संरक्षित करने का किसने जिम्मा उठा रखा है? तो लोकतंत्र ने, लोकतंत्र में बने हुए संविधान ने। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। सरकार नागरिकों के बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए यह करे, क्या करे? तो देखो, लोकतंत्र के लाभों का वितरण समान रूप से है, मतलब जो भी लाभ हो, चाहे वो राजनीतिक लाभ हो, चाहे सामाजिक लाभ हो, चाहे आर्थिक लाभ हो, उस सब में बराबर से वितरित किए जाने चाहिए। राजनीतिक अधिकार का मतलब यह है कि 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। सभी व्यक्ति चुनाव लड़ सकने का अधिकार है, हर एक व्यक्ति संसद में जा सकता है, उनके पास यह अधिकार है भारतीय नागरिक होने के बाद, तो उनको समान अवसर है। ऐसे ही राजनीति आर्थिक में सभी को संपत्ति अर्जित करने का, सबको काम को अधिकार है, सबको नौकरी लेने का अधिकार है, सबको यह अधिकार है। ऐसे सामाजिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं होगा, सभी एक ही समाज में पायदान में आएंगे, यह संविधान कहता है। ठीक है, फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समानता की स्थापना हो, यही मैं समझा रहा था अभी आपको, यही मैंने आपको समझाया। और गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी जैसी कमजोरियों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी प्रयास द्वारा समाप्त कर दिया जाए। मैंने आपको यही तो समझाया है कि भुखमरी कैसे, जैसे हमारे देश में अगर हम कहें कि बहुत सारे लोग गरीब हैं, जैसे डाटा के अकॉर्डिंग बताएं तो 22 करोड़ लोग भारत में गरीब हैं, 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बहुत ज्यादा नीचे हैं। अब उन 22 करोड़ लोगों को शिक्षा देना है, खाना प्रोवाइड कराना है, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है, तो कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार की। इसीलिए भारत में देखो, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज, मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो उसका पीछे का उद्देश्य क्या है? कि कोई भी देश में भूखा ना मरे, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसको अच्छा खाना मिले, उसको खाने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों, स्वास्थ्य के लिए जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो इतना ज्यादा पैसा चार्ज लगता है। ठीक है, अब उनके लिए, अब क्या वो उनको ऐसे उनके हाल पे छोड़ दिया जाए? तो नहीं, इसके लिए सरकार होती है। सरकार क्या करती है कि उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल खोलती है, जिसमें 10 रुपए का, 1 रुपए का पर्चा बनता है और मुफ्त में इलाज कराया जाता है। हालांकि वहां पे भी करप्शन है, उसकी बात, लेकिन कर तो रही है ना। ऐसे शिक्षा के लिए जो गरीब बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए कैसे इंतजाम किया जाए? तो ऐसे गांव में आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी विद्यालय होते हैं, आंगनबाड़ी सरकारी स्कूल होते हैं, जहां पर पढ़ाया जाता है। हालांकि वहां की गुणवत्ता, वहां की क्वांटिटी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास तो किया जा रहा है ना पढ़ाने का। तो जो बच्चे गरीब होते हैं, जो नहीं अच्छे स्कूल में पढ़ सकते, तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे सरकारी, जैसे दिल्ली सरकारी स्कूल, अच्छे स्कूल हैं, वहां पर अच्छा सरकार ने व्यवस्था की गई है। लेकिन भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है वो मैंने अपने आंखों से देखी। मैं तो जाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चीजें देखने का, समझने का बहुत अच्छा है। तो मैं दिल्ली जब आया था तो मैंने दिल्ली में भी गया हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ का सरकारी स्कूल जो है बहुत अच्छा है। तो मैं गया था, वास्तव में अच्छा है, मैंने देखा है 2-3 जगह पर, तो वास्तव में ही अच्छा है। तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको शिक्षा देना, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, उनको भूखा ना मरे, इस वजह से। और इसीलिए सरकार अलग अलग योजनाएं चलाती रहती है। और ऐसा क्यों करती है सरकार? क्योंकि सरकार की जवाबदेही है, क्योंकि लोगों का ये अधिकार है अपना। और लोग, हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में बच्चों कहा गया है जीवन का अधिकार। तो जीवन के अधिकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख, खाना, सब कुछ आता है। स्वच्छ पानी पीने तक का अधिकार आपका है। अब जानते नहीं है बच्चे, लोग संविधान पढ़ते नहीं है। हमारे देश की लोगों में सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि उनको संविधान में अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं पता। और जिस दिन देश की जनता अपने अधिकारों के बारे में जान जाएगी, वो सरकार से अपने अधिकारों की मांग करेगी। और जब मांग करेगी तो सरकार जो है वो बाध्य होकर उनको अपने अधिकार, उनके अधिकारों के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बाध्य होगी। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा सरकारी प्रयास द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो यही करना होगा। अभी जैसे गरीबी से निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है बात? ओ, तो भैया एंड हो गया, चैप्टर खत्म हो गया है। और उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा सब पढ़कर हमसे। और तो फिर वही मैं बोलूंगा, ठीक है, क्या बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा कि बच्चों मजा आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और आप लोग अपना ढेर सारा प्यार भी दें हमें। तो बच्चों, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और नए क्लास के साथ। हम बात करेंगे, नए सब्जेक्ट के साथ बात करेंगे। और
तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन करो, क्लास नोट्स बनाओ और अच्छे से करो। और बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है। और अगर आपसे कोई टीचर ये कहता है कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, एनसीईआरटी बेकार है, एनसीईआरटी टफ है, तो आप उस टीचर को बाय बाय कर दो, टाटा टाटा कर दो, क्योंकि उसने आपके नाम की सुपारी ले रखी है, आपके नंबर खराब हो जाएंगे फिर। क्योंकि मैं ऐसा कह दूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, मैं ये जानता हूं कि मेरी पीपीटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन आप मेरी पीपीटी को शब्दशः याद नहीं रख सकते कि आप मैंने जो लाइन टू लाइन लिखा है उसको आप याद रख लो, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, मेरी क्लास को पढ़ते हो, मेरी पीपीटी को पढ़ते हो, और एनसीईआरटी पढ़ने से आपको शब्द मिलेंगे। जब तक आपके दिमाग में शब्द नहीं होंगे तब तक आप लिख नहीं पाओगे, और शब्द किताबों को पढ़ने से मिलते हैं। तो मैं हमेशा इस पक्ष में रहता हूं कि मेरा बच्चा एनसीईआरटी जरूर पढ़े। एनसीईआरटी पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपको लेखन के लिए आपके पास शब्द होंगे, और जब तक शब्द नहीं होंगे तब तक आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं लिख सकते। तो इसी वजह बच्चा मैं कहता हूं कि जो भी मास्टर आपसे ये कहता है कि आप एनसीईआरटी मत पढ़ो, वो आपके नाम की सुपारी ले रखा है, आप उससे दूर भाग जाओ भाई। जितने जल्दी हो सके उसकी क्लास लेना बंद कर दो। तो क्लास में के बाद आप क्या करो, मैंने जो पढ़ा दिया अब आपको सिर्फ एनसीईआरटी जाकर रीड करना है। मेरे पढ़ाने के बाद आपको एनसीईआरटी हार्डली 15 से 20 मिनट में आप आराम से रीड कर पाओगे, और सारी चीजें आपको जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन अब समझ में आ जाएगी। आप पहले पढ़ते तो आपको समझ में ना आता, लेकिन क्लास देखने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, शब्द चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलो बच्चों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ठीक है? चलो बाय।